मारिका अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते की अच्छी तेजी और लगातार 5 सत्रों की तेजी के बाद आज भारतीय बाजार थोड़े से कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन आज क्लोजिंग के लिए रणनीति क्या हो, किन लेवल्स पर आपकी हो नजरें, उसी पर रहेगी हमारी खास चर्चा। लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में तेजी का सिक्सर, निफ्टी पहुंचा 17,650 के ऊपर। TCS, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो से मिल रहा है सपोर्ट, लेकिन बैंक शेयरों में हल्की कमजोरी। हालांकि दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप शेयरों में ज्यादा रौनक। बिक्री के बेहतरीन आंकड़ों से टॉप गेनर के शामिल है टाटा मोटर्स का स्टॉक। आज 5% से ज्यादा का उछाल दिखाकर आज शेयर में तगड़े वॉल्यूम्स पर खरीदारी। चौथी तिमाही में टाटा मोटर्स की ग्लोबल होलसेल बिक्री 8% और पैसेंजर गाड़ियों की सेल्स में 10% की बढ़त दर्ज। चौथी तिमाही के अच्छे अपडेट से रियल एस्टेट शेयरों में जोरदार तेजी। 8% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना गोदरेज प्रॉपर्टीज। DLF भी करीब 6% ऊपर। और सरकारी कंपनियों के शेयरों में आज खरीदारी का मूड, करीब 6% भागा PFC का शेयर। साथ ही REC, ONGC और HAL में भी दिखी रौनक। इस साल अनुमान से कम बरसेंगे बादल। प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट का अनुमान, कहा सामान्य से 90 से 95% तक हो सकती है बारिश। एल निनियो का दिखेगा असर, सूखा पड़ने की 20% आशंका। ओके, चलिए कोशिश और उम्मीद यही करेंगे कि ये 20% और थोड़ा कम हो जाए और सूखा ना पड़े। वो मार्केट के लिए नहीं, सिर्फ इकोनॉमी के लिए और लोगों के लिए एक मतलब राहत की खबर होगी अगर ऐसा हो रहा है तो। मार्केट में खैर कोई सूखा नहीं है अर्शदा। मार्केट में इस समय क्लियरली अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है और निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट, ये दो पॉकेट्स हैं जिन्होंने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। सुबह हम बात कर रहे थे कि नियर टर्म में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो एक पॉलिसी को लेकर मार्केट को था कि अगर रेट हाइक आ जाती तो अच्छा रहता, अब वो आउट द वे हो जाती, लेकिन अब वो ओवरहैंग बना रहेगा एक। और ऑब्वियसली एक मानसून की वजह से आपने देखा कंजम्पशन स्टॉक्स, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर है आज, खासतौर से जो रूरल कंजम्पशन स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन L&T ने आज नया हाई बनाया है, इस पर भी बात करेंगे हम। तो ओवरऑल बुल्स आर बैक और क्लियरली इस समय जो मोमेंटम है वो बुल्स के फेवर में। हालांकि हायर लेवल से हल्का सा मार्केट अब थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। जी हाँ, थोड़ी सी मुनाफा वसूली कंसिडरिंग हम लगभग 17,700 तक पहुंचे हैं। और ये पिछले 5 सेशंस में हमने देखा है कि बाद एक वो हर रोज अच्छी खासी खरीदारी। तो निफ्टी जो 650 पॉइंट भागा और निफ्टी बैंक जो 1500 पॉइंट भागा, आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा तो वो चलेगा मार्केट में। लेकिन सवाल यही है अनुज कि यहाँ से जो तेजी देखने को मिली, स्पेशली पिछले हफ्ते की, क्या वो आगे बढ़ पाएगी या फिर हम उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहे हैं जहां पर पहले बाजार लटका था, काफी रुलाया था और फिर करेक्ट हुआ था? बिल्कुल, वो जो चैनल है हर्षदा, वो बहुत तंग करने वाला चैनल रहा है मार्केट के लिए और इस चैनल के बाहर निकलना करीब होगा 17,800 850 के ऊपर। अगर 850 850 के ऊपर हम निकल पाए तो मुझे लग रहा है एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाएगा। लेकिन अभी आज का क्या व्यू है वो देख लेते हैं। 17,600 के पुट और 17,700 की कॉल, जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। आज ऑप्शन राइटर्स ने दोनों तरफ एक ग्रिप बनाई है 17,600 की पुट में और 17,700 की कॉल में। मुझे लग रहा है कि शायद दोनों तरफ के ऑप्शंस बेचे गए हैं और इस हिसाब से जो एकदम इमीडिएट नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो 17,750 पर है और सपोर्ट 17,550 पर है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है देखिए इस मार्केट में क्लियरली। आप जब तक कि 17,500 17,450 नहीं टूट जाता इस मार्केट में, एक क्लियरली आपकी बाय ऑन डिप्स की एक अप्रोच रहेगी और वो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 दिन शायद मार्केट इसी तरीके का मूव आपको दिखाए। एक और चीज़, इस हफ्ते हालांकि ट्रंकेटेड वीक ये भी है, लेकिन ये सिर्फ फ्राइडे को छुट्टी है तो वॉल्यूम्स पूरी तरीके से वापस आएंगे इस वीक। तो इस वीक मार्केट का एक पूरा एक ओवरऑल सेंस भी आपको मिलेगा। बैंक निफ्टी में देखने वाली बात इंटरेस्टिंग है कि आज स्टार्ट में HDFC बैंक वीक था, ICICI बैंक स्ट्रांग था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी उलट गई है। अब ICICI बैंक ड्रैग कर रहा है बैंक निफ्टी को और HDFC बैंक नीचे से एक्चुअली थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है। देखिए ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पर एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर और HDFC बैंक लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आपको दिखा रहा है। लार्जर टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है हर्षदा, जब तक बैंक निफ्टी में 40,500 इंटैक्ट है और बैंक निफ्टी को अब अप्रोच करने का तरीका यही है कि अब आपको बड़ी डिप्स मिलती हैं
जैसे आज एक सुबह मिली, अब अगर ये वाली डिप बड़ी बन जाती है मान लो, और 40,600-700 का एंट्री पॉइंट अगर आपको मिल जाता है तो पोजिशनली एक बैंक निफ्टी में फिर वो एंट्री होगी। और मेरा एक व्यू है कि बैंक निफ्टी ने जिस तरीके का मूड दिखाया है, प्रोवाइडेड निफ्टी ये चैनल ब्रेक कर दे और उसके बाद मार्केट आगे बढ़े, तो बैंक निफ्टी एक न्यू हाई भी टेस्ट कर सकता है मई में। क्योंकि क्लियरली, और बैंक निफ्टी में तो रैली पहले ही स्टार्ट हो गई थी इवन बिफोर निफ्टी, जो शॉर्ट कवरिंग थी, तो वो एक मेरा व्यू है। लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा पस पड़ा बैंक निफ्टी, थर्सडे को भी पड़ा था, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी भी एक पॉलिसी का ओवरहैंग है। या तो ये कह लीजिए कि इतनी रैली हो चुकी थी बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से करीब 2000 पॉइंट की, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो हल्का कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन तो हेल्दी होता है जब एक तरफा तेजी दिखाता है मार्केट, जो पिछले हफ्ते हमने देखी है। लेकिन वायदे बाजार के ट्रेड्स किस तरह से पोजीशनड है? वीरू, आफ्टरनून, स्टॉक स्पेसिफिकली क्या स्थिति देखने को मिल रही है? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून। और हाँ, जब इंडेक्स एक रेंज बाउंड अगर आप देखें सेशन में जा रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे हैं, इसमें कोई तरह नहीं। टाटा मोटर्स ने आज मूड सेट किया है हर्षिता, और टाटा मोटर्स लीड लेता हुआ इन टर्म्स ऑफ ओआई गेन। याद रखिएगा, ऑटो में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है आज। टाटा मोटर्स लगभग 14%, मारुति 11% और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प 3% का बिल्डअप देखा गया। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप आज टाटा मोटर्स में है हर्षिता। उसके बाद जिस स्पेस में आई थिंक मैं ये बात नोटिस कर रहा हूँ, गुरुवार सेकेंड हाफ से पोस्ट पॉलिसी, गोदरे प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स जिसमें एक सब्सटेंशियल ओआई एडिशन हुआ है। और एक और चीज़ अगर आप इस वक्त देखें तो वो रियल स्टेट एंसिलरी लाइक एस्ट्रल और पॉलीगैप, ये 2 स्टॉक फ्यूचर्स और ऐसे हैं जो कि अपनी तरफ एक सिग्निफिकेंट ओआई देख रहे हैं। और पीएसयूज में ओएनजीसी और एक पीएफसी आरईसी, इसका कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, अच्छी तरीके से मूव करता हुआ, करीब 11%, 8% और 4% का ओआई बिल्डअप है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, सस्टेनेबल, सिर्फ नॉट एग्जैक्टली अ न्यूज ड्रिवन, बट जिस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप एक पिछले 7-8 दिन का ट्रेंड बन रहा है हर्षिता, वो है सीमेंट। आज भी अगर आप इस वक्त सीमेंट स्पेस को देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। यहाँ पे एसीसी 1%, उसके बाद जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट्स और ग्रेसिम में शॉर्ट कवरिंग है, एंड सेम इज द केस विद अंबुजा सीमेंट। सीमेंट में एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हर्षिता। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो वीरू ने हाईलाइट किए, कुछ और शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसमें आज अच्छा तेजी या मंदी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। कई ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक्स पर हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ग्रासिम अभी वीरू ने मेंशन किया, वो 2.5% ऊपर। अदानी ग्रुप शेयरों में फिर एंटरप्राइजेस भागता हुआ, अपोलो टायर्स, एबी फैशन एंड रिटेल में हमने देखा आज कुछ खरीदारी के अंश बनते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा बजाज फाइनेंस पिछले हफ्ते थोड़ी तेजी दिखाने के बाद 1.5% नीचे। एशियन पेंट्स, आईडीएफसी और पेट्रोनेट एलएनजी में आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश साफ तौर से बनते हुए दिखाई दिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है क्लियर कट थोड़ा बहुत प्रेशर और तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सेक्टोरली ऑफ कोर्स रियल एस्टेट का ही दिन आज साबित होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। उस पर आगे डिटेल में बातचीत भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे जानकार अब तैयार हैं अपनी राय देने के लिए। फंडामेंटल्स पर हम शरद अवस्थी से डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, विकास सालुंखे और साथ ही साथ हमारे साथ शिल्पा रावत जुड़ गई हैं। इसके अलावा 2 बजे सुमित आपको बताएंगे स्टॉक ऑफ द डे, उन स्टॉक्स में जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। आज आईटी कंपनियों के नतीजों का आगाज़ होगा 12 तारीख को शाम को, जब टीसीएस के नतीजे आएंगे। तो आईटी सेक्टर इस बारी किस तरह का प्रदर्शन दिखा सकता है, उस पर आशीष को भी जोड़ेंगे। 240 पर क्या चल रहा है, मैं एक खास स्टॉक पर चर्चा जो आज नया हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 240 पर 4 का चौका की भी चर्चा होगी। शिल्पा राव देंगी सस्ता ऑप्शन, मानस से जानेंगे एफनो का सुपरस्टार, विकास देंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा लेंगे शरद अवस्थी से। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में एलेक्सा इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए फिर एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। इस समय बैंक निफ्टी डे लो पर, और एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग अब स्टार्ट हुई है एचडीएफसी बैंक में, जिसने इस बैंक निफ्टी को अब ड्रैग किया, और उसकी वजह से निफ्टी भी थोड़ा ऊपरी लेवल से हल्का सा एक कूल ऑफ होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक इस समय स्क्रीन पर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए इस समय आपकी क्या ट्रेड होगी? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे अच्छा पसंद लगता है इस वक्त, वो है हीरो मोटर्स। अच्छी तेजी है, करीब 3 दिन की अगर तेजी देखिए, फिर करीब 4 दिन का कंसोलिडेशन, और आज एक अप्रूव फिर मिला। ट्रेड करें 2455।
मुझे लगता है 2500 की तरफ जा रहा है हीरो मोटर्स। यस, स्टॉप होगा 2430, सही रहेगा। हीरो मोटर्स बाय। हीरो मोटो में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की, तेजी का ट्रेड सामने है। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, आईआरसीटीसी पे खरीदारी करनी है और काफी समय के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिला है। आईआरसीटीसी में लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है रिवर्सल का, हायर टॉप हायर बॉटम बना है। हालांकि अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के दूर है, लेकिन मेरा समझना है कि इस बार तो 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा आईआरसीटीसी। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 574 का स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है, और 598 के टारगेट सेट करने हैं, ये भी कैश लेवल्स है। आप 580 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 14 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 25 रुपए के टारगेट के लिए। 580 कॉल का प्रीमियम करीब 1460 है। इस पर आएंगे, थोड़ी देर में डिटेल में चर्चा करेंगे एग्जैक्टली स्टेट के बारे में। आईआरसीटीसी कर क्या रहा है उसको देख लेते हैं एक बार, इसकी प्लेसमेंट कैसी है। आईआरसीटीसी आपकी स्क्रीन पे 580 to 60। यस, एक आज पुल बैक जनरेट करता हुआ स्टॉक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। मीनवाइल निफ्टी बैंक थोड़ा सा और नीचे खिसका है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेन। देखिए, 2 बजे के लिए जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपोलो टायर। ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। टेक्निकली इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन और यू कैन से द पेनेंट फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट अभी हुआ है। एट द सेम टाइम यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप अच्छा खासा है, 6% ओपन इंटरेस्ट पे जंप है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 240 का टारगेट लेके अपोलो टायर में हम लॉन्ग कर सकते हैं। 328 पे फिलहाल ये फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है, तो आपको लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस रखे 322 का। ओके, अपोलो टायर्स में इस समय आपको लॉन्ग करना है, ये आपके लिए कॉल। हीरो मोटो, आईआरसीटीसी, अपोलो टायर्स। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा एक सेल कॉल ऑन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक 872 हाफ अभी ट्रेड कर रहा है इन फ्यूचर्स। आपको इसमें सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 880 का, टारगेट्स फॉर 858 एंड 852। आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रेड आपके लिए सामने आता हुआ, क्लियरली एक वीकर काउंटर आइडेंटिफाई हुआ है और एक शॉर्ट साइड का ट्रेड आपने सुना। तो ये है अब तक के वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने इनफैक्ट आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। अब यहाँ से आगे अप्रोच क्या रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिकली उस पर आना शुरू करते हैं। आप ओवरऑल देखिएगा तो मार्केट में कुछ चुने हुए काउंटर्स हैं, कुछ चुने हुए ट्रेड्स हैं जो जमे हैं और उनमें अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। शरद, इस तरह के ट्रेड के बीच आपने कुछ क्या खास आइडेंटिफाई किया है तेजी की तरफ, स्पेशली पिछले हफ्ते के गेंस के बाद? जी, हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में और ज्यादा तेजी की उम्मीद आप कर सकते हैं। खास करके पीएसयू बैंक्स में ज्यादा परफॉर्म नहीं किया इस तेजी में और पहले काफी करेक्ट भी हो चुके हैं। तो हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा एक काफी डिसेंट बेट है इन वैल्यूएशंस पे। फॉरवर्ड बुक वैल्यू के हिसाब से, हमारे हिसाब से FY24 की बुक वैल्यू लगभग 200 रुपए के आसपास आनी चाहिए और एडवांसेस ग्रोथ वगैरह स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। कॉर्पोरेट बुक स्ट्रॉन्ग है। GNPAs, नेट NPAs 1% के भी नीचे आ गए हैं और वहाँ कोई तरीके का प्रेशर हम उम्मीद नहीं कर रहे कि आने वाले साल 1.5 साल में आपको दिखाई देगा। और ट्रेजरी बुक में भी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में दिखनी चाहिए, जैसे जैसे रेट साइकिल टॉप आउट होता है या रिवर्स होता है। तो मुझे लगता है हर तरीके से फायदे में रहना चाहिए बैंक को। और बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रोथ भी काफी अच्छी रहनी चाहिए। ज्यादातर NBFCs में या सब में हमने देखा है कि 18 से 30% तक की एडवांसेस ग्रोथ आई है। तो वो रब ऑफ इफेक्ट आपको अक्रॉस बैंक्स में भी दिखना चाहिए जैसे जैसे नंबर्स आता है। तो कंजर्वेटिवली भी अगर वन टाइम प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड करता है फॉरवर्ड पे, तो हमें लगता है 200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा एक काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा पर इस समय फिर शरद दाम लगा रहे हैं और यहाँ पर एक बाइंग बन रही है। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी जिस सेक्टर में है वो है रियल एस्टेट। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 8% ऊपर और DLF करीब करीब 6% ऊपर। हर्षिता, बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि पिछले 6 महीने से लगातार दिख रहा था कि ग्राउंड पर तेज़ी है रियल एस्टेट में, लेकिन वो स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी किसी कारण से। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डायकॉटमी बनी हुई थी। पिछले मेरे ख्याल से 10-15 दिन में रियल एस्टेट इंडेक्स ने अच्छा कैचअप ले किया और मैं DLF का चार्ट देख रहा था। ये देखिए 6 महीने का चार्ट, बिल्कुल कहीं नहीं गया ये इंडेक्स और इनफैक्ट काफ़ी ऊपरी लेवल से तो गिरा है। अभी DLF का 1 महीने का चार्ट देखिए, 16% की रैली यहाँ DLF में इस समय हो चुकी है। ऑब्वियसली उसमें से आधी और 6% रैली तो आज ही आई है, लेकिन उससे पहले भी करीब 10% की रैली हो चुकी थी। तो एक फाइनली एक जो
ऑन ग्राउंड रियलिटी थी वो प्ले आउट हो रही है अब इस समय स्टॉक्स में, और खासतौर से मुंबई रियल एस्टेट में तो आग लगी हुई है इस समय। अब मुझे लग नहीं रहा कि मतलब ये सस्टेनेबल है प्राइसेस वैसे। और खासतौर से मुंबई में तो वैसे ही लग्जरी मार्केट काफ़ी है, और काफ़ी तो 31 मार्च की डेडलाइन बीट करने के लिए भी लोगों ने खरीदारी की होगी, लेकिन रेट्स तो बजट से पहले ही बढ़ने शुरू हो गए थे। तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से, मतलब एकदम अनअफोर्डेबल बनता जा रहा है मुंबई का। और अनुज, आप गौर करिएगा कि ये जो लग्जरी हाउसिंग वाला मार्केट है, आपको याद होगा डीएलएफ ने 3 दिनों में 8,000 करोड़ की बिक्री की थी। मार्च के महीने में ही हुआ था, ये मिड मार्च में हुआ था। फिर गोदरेज ने भी एक प्रॉपर्टी अनाउंस की थी, तो वहां पर भी उनको फटाफट कई सारी सेल्स आती हुई दिखाई दी थी। तो वो सबसे ज्यादा गेम उधर ही है। आई डोंट नो कितने लोग जो मिडिल इनकम ग्रुप में है या फिर जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं वहां पर कितना पिकअप है। तो जो क्रीमी लेयर है इन कंपनियों के लिए वो इन सारी लग्जरी प्रॉपर्टी सेल से ही आ रही है, और वहां पर डिमांड में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, कई बार ना जब इस तरीके के टैक्स चेंजेस आते हैं ना, उससे आपको पता चलता है कि एक्चुअली कितने रिच लोग हैं है ना देश में, और कितना उनके पास पैसा है जो मतलब एकदम कंट्रोल करते हैं इतना वेल्थ। और वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वो बने ही, उनमें से कई प्रोजेक्ट्स तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बने थे कि वो इसको जो ये लास्ट के कुछ दिन रह गए थे उसमें आर्बिट्राज को कैसे यूज़ किया जाए। लेकिन ये तो है, मतलब टॉप एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर लेवल पे प्रॉब्लम है, लोअर लेवल पे प्रॉब्लम है। वो थोड़ा सा एक इशू है। एक वो पिक्चर आई थी ना, कौन सी पिक्चर थी, छोटी सी बात। हाँ, उसमें अशोक कुमार और अमोल पालेकर, बहुत दो ग्रेट एक्टर्स, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन होती है, तो उसमें बोलते हैं कि देयर इज ऑलवेज स्पेस एट टॉप, बॉटम क्राउडेड है। एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन है। अब शरद, तो सवाल यही है, क्योंकि लग्जरी हाउसिंग एक हिस्सा है इन कंपनियों की अर्निंग्स का, छोटा हिस्सा है। ज्यादातर कंपनियां वो मिड इनकम ग्रुप और अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही थी। तो ये जो सेल्स हैं, क्या आपको लग रहा है ये इसी क्वार्टर तक सीमित रहेंगी? बहुत शॉर्ट लिव्ड गेन्स हैं ये इन कंपनियों के अर्निंग्स में, या फिर ये आगे सिलसिला बढ़ेगा? देखिए, लॉन्ग टर्म में मैं काफी बुलिश हूँ रियल एस्टेट को लेके, क्योंकि जैसी अर्बनाइजेशन की हमारी ट्रेजेक्टरी है अगले 10-15 साल के लिए, कोई रीजन नहीं है आपका ये सोचने का कि रियल एस्टेट में बहुत डिसेंट ग्रोथ नहीं आएगी। और पिछले 6 महीने में जिस टाइप की करेक्शन इन स्टॉक्स में आई है, वो ज्यादातर स्टॉक्स को वैल्यूएशन वाइज भी काफी अफोर्डेबल बना देते हैं। ज्यादातर स्टॉक्स अगर वन टाइम प्राइस टू नैव पे भी ट्रेड करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टॉक्स में आपको यहाँ से 30-35% अपसाइड दिखाई देगी। कुछ स्टॉक्स में आईटी रेट्स वगैरह की न्यूज की वजह से एक एब्रप्ट करेक्शन आई, बट मैक्रोटेक वगैरह में ऐसा कोई न्यूज थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद करेक्शन आई। गोदरेज हमेशा थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेड करता है तो वहां करेक्शन आई, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि काफी स्टेडी रहना चाहिए। ग्रोथ जो HIG MIG सेगमेंट है वहां से भी काफी बढ़िया ग्रोथ आनी चाहिए, और कोई ऐसा स्लो डाउन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। शॉर्ट टर्म में हाँ, कुछ मार्केट्स हैं, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, ये हमेशा से एक्सपेंसिव रहे हैं, और यहाँ बीच बीच में बाउट्स ऐसे आएंगे जहाँ थोड़ी डील्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल अनर्विंग होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। बट अब मेरे हिसाब से इन वैल्यूएशंस पे अगर आप लंबी अवधि के लिए बेट कर रहे हैं तो रियल एस्टेट सर्टेनली एक सेगमेंट होना चाहिए जहां आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना चाहिए। ओके, इस बीच निफ्टी बैंक अपने डे लो को दोबारा टेस्ट करता हुआ। सो निफ्टी बैंक है डे लो, निफ्टी ने अपने एक सब्सटेंशियल जो बढ़त थी वो गवा दी है, और निफ्टी आईटी ने अपने हायर लेवल से 29,100 के लेवल से करीब 28,985 यानी 200 पॉइंट लगभग ये शेयर हो गया है। मैं बैंक्स और आईटी से थोड़ा सा हट के ट्रेड से बारे में बात करूंगा। हमारे साथ सुबह हमारी एक डिस्कशन हो रहा था केमिकल स्टॉक्स पे, और टाटा केमिकल ने इस बार कुछ डिफरेंट प्राइस बिहेवियर दिखाना शुरू किया है, और आप यकीन मानिए 17 नवंबर 2022 से एक जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है बहुत अच्छी तरीके से इस बार बाइसेक्ट कर रहा है, आज सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए कोई ट्रेड व्यू आपका, या फिर कल के लिए कोई ऑप्शन स्टेट्स में अच्छा दिख रहा हो तो कोई स्ट्राइक की कॉल आप प्लस करना चाहेंगे टाटा केमिकल पे? मानस, देखिए, लास्ट सेशन में भी मैंने टाटा केमिकल पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, 1010 तक के टारगेट मेंशन किए थे, और मेरा समझना है कि वो टारगेट बिल्कुल अचीव हो सकते हैं। हालांकि अब अगर आप करंट लेवल्स पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको टारगेट 1010 के नहीं, अब आपको टारगेट 1035 के सेट करने हैं, और वो एक पोजिशनल ट्रेड होगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है, 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है, तो शायद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में 2 दिन की रैली के बाद। बट गिरावट पे डेफिनेटली खरीदारी करने की राय रहेगी, इसलिए ऑप्शन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे, 1000 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर जो प्राइस चल रहे हैं 1000 के कॉल ऑप्शन के
वो है 24 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है 1000 का कॉल ऑप्शन। आई थिंक यहाँ पर आप एक छोटे से थोड़ा एक बड़ा स्टॉप लॉस लगाइए, 17 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। हम ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें तो आई थिंक 50 रुपए तक के आपको इस ऑप्शन में भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी टाटा केमिकल के 1000 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर लगाए 17 रुपए के नीचे। ओके, 1000 की स्ट्राइक की कॉल एट द रेट 24.60, ये बिहेवियर काफ़ी अच्छा खासा है। अच्छा, ये वो स्पेस हैं जो कि आप शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं, एंड सेम इज द केस विद ABFRL। जरा प्लीज स्टॉक लेके आइए। प्रकाश सर, ABFRL, इनफैक्ट राजेश जी मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आपने इस पर एक ट्रेड दिया था मेरे ख्याल से लास्ट वीक, इसलिए मेरे को याद आ रहा है। ये स्टॉक आज ये भी अपने 20 डेमा को कमांड करके ट्रेड करता हुआ एट 221.45, 221.45 पे। आपका व्यू राजेश इस पर? मैं सिर्फ क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। वीरेंद्र जी, इन दैट केस तो मैं डिस्क्लोजर के साथ ये कहूंगा कि हमने क्लाइंट को ये पोजिशनल कॉल दिया हुआ है। हमें लगता है कि टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्ट के साथ भी यहाँ पे अगर आप देखें तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे बुलिश एंगल्फिंग बनता है। दैट गिव्स द प्रोजेक्शन ऑफ 250, 245, 250 पोजिशनली। लेकिन अगर प्योरली आपको स्विंग से के पॉइंट भी देखना है तो अभी इसने अपना 20 डे रिगेन किया है जो करीबन 228 के आसपास था, और इसका इमीडिएट टारगेट 235 का होगा जो इसका 50 डे EMA है। तो ओवरऑल पैटर्न देख के लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन बनेंगे। जो भी डिप मिले इसमें लॉन्ग करिए। आपका एक स्टॉप लॉस रखे करीबन 216 का, सो 216 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। पहला टारगेट 230, 235। हर्षदा, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये तो ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा झटका लग गया, 250 पॉइंट अचानक। एकदम और से। ICICI बैंक तो कमजोर था ही। लास्ट 10 मिनट्स में HDFC, IndusInd, एक्सिस सब में बिकवाली इंटेंसिफाई हो रही है। बिल्कुल, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो लास्ट के 10-15 मिनट में सेलिंग आई है। और आज सुबह मैं होप कर रहा था एक्चुअली कि मार्केट ग्रीन रहे, क्योंकि मैं छुट्टी से आया था तो मेरे को ये था कि कहीं आज आती रेड ना आ जाए, क्योंकि थोड़ी सी एक सेंटिमेंटली थोड़ा सा एक मूड खराब हो जाएगा। लेकिन 285 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, 290, और लगातार डिक्लाइन बढ़ रही है। इनफैक्ट अगर आप टिक बाय टिक देखेंगे बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए एक बार वापस। जब हमने शो स्टार्ट किया था तब HDFC बैंक ग्रीन में था और वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहा था। अब एकदम से ICICI बैंक का अभी भी उतना ही है, 127 पॉइंट। ये जो डिक्लाइन है इसमें मेन रीजन ये 80 पॉइंट का HDFC बैंक का डिक्लाइन, और एक्सिस और इंडसइंड जैसा आपने कहा ये भी काफ़ी डिक्लाइन दिखाई रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि स्ट्रैटेजी यही है बैंक निफ्टी में कि आपको शार्प डिप्स मिले तो बाय करिए। 40,500 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लग रहा है अगर ये यहाँ पर अगर रुक गई सेलिंग तो देख लेते हैं अगले 5-6 मिनट के बाद इसको वापस रिविजिट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन 300 पॉइंट नीचे गिर गया उसने जो अनुज, अनफॉर्चुनेटली अब देखिए निफ्टी बैंक बात करते करते 300 पॉइंट नीचे, और निफ्टी के भी गेन्स इसने पूरे वाइप आउट कर लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स का इतना वेटेज है। तो ये निफ्टी भी करीब अब 8 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। निफ्टी में एक रिलायंस का भी इंपैक्ट आया है। एक बार जरा इंट्राडे रिलायंस का भी देख लेते हैं। मतलब जैसा आपने बोला बैंक निफ्टी का इतना आउटसाइज वेट है निफ्टी में, तो ऑब्वियसली उससे इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन ये रिलायंस भी देखिए इंट्राडे में ये भी गिरा है एक्चुअली। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायंस और बैंकिंग जिसकी वजह से ये मार्केट में डिक्लाइन है। लेकिन देखिए स्ट्रैटेजी मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रही है। अब वो डिप आई है, अब वो बाय होगी या नहीं होगी जैसा मैंने कहा, और अगले 10-15 मिनट में फिर रिविजिट करेंगे इसको। मानस आप देखिएगा प्लीज, कीप अ वॉच ऑन क्या हो रहा है यहाँ पर। इस बीच आज अमेरिका तो खुलेगा ना? आज अमेरिका खुलेगा कि वहां पर एक्सटेंडेड हॉलिडे है ईस्टर की? चेक करना पड़ेगा। मतलब जहां तक मुझे याद है, सुबह आशीष बता तो रहे थे कि काफी मार्केट्स बंद है। हाँ, यूरोप के मेजॉरिटी मार्केट्स बंद है। मुझे याद है हांगकांग भी बंद था। आई थिंक अमेरिका को खुलना चाहिए, और वहां से अगर इस समय क्यों देखा जाए, प्रोड्यूसर साहब प्लीज चेक करके बताइएगा। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है, तो ऐसा कोई ग्लोबली इवेंट नहीं हो रहा है जिस पर हम शायद रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अमेरिकी बाजार खुले रहेंगे, तो वहां से भी दरअसल ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक डाउ फ्यूचर या नैस्डैक फ्यूचर्स में एक गहरा नॉक आया और हमारी सिचुएशन और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो परहैप्स ये बस टेक्निकल करेक्शन है या फिर कुछ और, वो उसका खुलासा होगा। लेकिन थोड़ा सा सेटल हुआ है अनुज। देखिए 300 अंकों तक का नुकसान जो देखने को मिला था, एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट रखिएगा आप स्क्रीन पर। वो 300 पॉइंट के नॉक के बाद अब 264-265 पॉइंट नीचे है। तो होपफुली
40,775 के आसपास टिकने की कोशिश करें। डेलो तो आ ही गया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर और कितनी स्थिति बदलती है या बेहतर होती है या बिगड़ती है। मानस, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस नॉक को? आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं अगर आप एक प्योर निफ्टी बैंक के ट्रेडर हैं इस समय? देखिए, बैंक निफ्टी ने जरूर वीकनेस दिखाई है और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि 41,200 से लेकर 41,300 कि उस रेंज में बहुत सारे रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, क्योंकि वो एक गैप था जिसको फिल किया, इसलिए वो रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा है। लेकिन अभी बिकवाली करने का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मेरा समझना है कि थोड़ा इंतजार करिए। अगर 40,600 के नीचे जाएगा बैंक निफ्टी तभी आपको बिकवाली करनी है, उससे पहले बिकवाली नहीं करनी है। और अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, देखिए बिल्कुल सही जगह आ गया है इंट्राडे चार्ट पे, जहां पर बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं इंट्राडे चार्ट पे बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पर सपोर्ट लेता और एक बार 40,850 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप फिर बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक के लिए प्ले करिए। दोनों चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और मेरा समझना है कि दोनों इंडाइसेस बाय ऑन डिक्लाइंस के ही कैंडिडेट्स हैं। बनाए रखना है। स्टॉक स्पेसिफिकली स्थिति क्या दिख रही है आपको राजेश सातपुते? स्पेशली एचडीएफसी बैंक और अब एसबीआई भी मेरे ख्याल में 0.5% का डिक्लाइन दिखा रहा है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों में सबसे ज्यादा पोजीशंस कटी हैं पिछले 10 मिनटों में। जी हाँ, अर्शदा जी, देखिए मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक की इन पर्टिकुलरली बात करें तो थोड़ा कूल ऑफ होगा। प्रोबेबली करंट लेवल से 20-25 रुपए का डिप मिल सकता है आजकल में, बट वो आप कह सकते हैं वो कूल ऑफ ही होगा जहां पे आपको री एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग, हाँ आज बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ा हल्कापन है, लेकिन आई थिंक इट इज गिविंग गुड एंट्री अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे देखिए मैं तो वेट कर रहा हूँ कि बैंकिंग में अच्छे डिप्स मिले और कहीं कहीं अच्छे लेवल्स पे हमें एंट्री पॉइंट्स मिले। तो नजर तो बैंकिंग पे है, लेकिन बाइंग साइड की रहेगी। एक चीज मैं ऐड करना चाहता, एक कॉल इनफैक्ट, क्योंकि हम लोग थोड़ी वीकनेस देख रहे थे कि मार्केट थोड़ी वीकनेस आ रही है, तो कहाँ पे ट्रेंड वीक है तो वो है जुबिलेंट फूड। आप जुबिलेंट फूड का चार्ट देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड बेचे, टारगेट होगा 410 स्विंग ट्रेडिंग का इंट्राडे का टारगेट, और सेल करे स्टॉप लॉस होगा 429 का। जुबिलेंट फूड्स सेल एक वीक स्ट्रक्चर और जो हाल का मार्केट का पुल बैक था 17,700 उस पर रत्ती भर कंट्रीब्यूशन इस स्टॉक में नहीं था। अभी भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक सेल का कंटेंडर है। अच्छा, इस बीच विकास सालू के जुड़ चुके हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विकास, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और इंडिसेस बैकफुट पे हैं, डेलो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं, और इस वक्त आप क्या ट्रेड पिक करना चाहेंगे विकास? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल इंडेक्स पे हमारा व्यू जो है वो 17,700 17,840 एक इमीडिएट रेजिस्टेंट लेवल यहाँ पे मार्केट में देखने मिलेगा। हालांकि उस रेंज में वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। आप अभी थोड़ा इंट्राडे रिट्रेसमेंट तो कर चुका है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये वीक में एक बार उस अपर रेंज जो है 17,800 उस रेंज तक एक बार वापस मार्केट यहाँ पे देखने मिल सकता है, बट उस रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। आज के लिए मुझे लगता है कि पावर ग्रिड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखने मिल रहा है, जिस हिसाब से आज पूरे दिन में इसने एक पॉजिटिव विजन रखा है और 226 के ऊपर अच्छे से सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है 238 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड को बाय कर सकते हो। 224 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के पावर ग्रिड में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने मिल सकती है। ओके, चलिए पावर ग्रिड में बाय, आज पावर स्टॉक्स, पावर फाइनेंस सभी में अच्छी खासी बाइंग आपको विजिबल है। सुमित के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे रिविजिट करते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज सुबह से जिन स्टॉक्स में तेज़ी बनी है न्यूज़ फ्लोज के दम पे, मोमेंटम के दम पे, वो अभी भी होल्ड है, इंटैक्ट है। तो 3 नाम जो कि आज अभी भी बढ़िया कामकाज कर रहे हैं, उसमें एक टाटा मोटर्स या फिर शोभा या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या फिर टाइटन, इन सब में आज जो मोमेंटम बना था वो अभी भी कैरी हो रहा है। करीब करीब 1-1.5% की तेज़ी है टाइटन में। टाटा मोटर्स शुरुआती तेज़ी फिजल आउट हुई, लेकिन फिर भी 5.5% ऊपर। शोभा करीब 3% ऊपर और गोदरेज प्रॉपर्टी 8.5% सुबह की तेज़ी को कैरी किया और अब जे हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए। ट्रिगर पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और शोभा, इन दोनों के लिए Q4 के जो अपडेट्स आए हैं उनका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शानदार अपडेट आए हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की तरफ से और उन्होंने बात मेंशन की है कि Q4 में सेल्स वॉल्यूम 19% बढ़कर 5.25 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास आया है और रियलाइजेशन 3 डिजिट में बढ़ा है। करीब करीब 127% के आसपास की ग्रोथ कलेक्शंस में आते हुए दिखाई पड़ी है, वो भी इस चैलेंजिंग सिनेरियो के अंदर, जबकि इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइड पर है। उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। शोभा में भी ये जो ग्रोथ है ये 12 से 13% के आसपास आते हुए दिखाई पड़ी है। Q4 अपडेट यहाँ पर भी बेटर साइड पे ही देखने को मिला है और ना केवल गोदरेज और शोभा
कैश मार्केट, कई सारे रियल एस्टेट स्पेस में भी अच्छे नंबर्स आए हैं। 10% की ग्रोथ सेल्स वॉल्यूम में देखने को मिली है। 1.48 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का नंबर यहाँ रहा और डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर भी रियलाइजेशन के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है, जिसका इंपैक्ट है करीब 32% के आसपास की सेल्स वैल्यू आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये दोनों का इंपैक्ट सुबह में आपने देखा। टाटा मोटर्स के केस में सेल्स के नंबर्स इन्होंने जो सेल के नंबर दिए हैं वो तो है ही ग्लोबल, प्लस ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड्स भी हैं। तो Q4 में ग्रुप होलसेल बिक्री करीब 8% के आसपास बढ़ी है। JLR की बिक्री करीब 1.07 लाख यूनिट के आसपास कंपनी ने पोस्ट की है और इन नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स 500-530 तक के एक कंसेंसस तौर पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका एक इंपैक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। लाइकवाइज टाइटन के केस में भी उन्होंने अपने Q4 के अपडेट्स दिए हैं, उनका एक इंपैक्ट देखने को मिला, प्लस ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड भी है। Q4 में 25% की ग्रोथ यहाँ आय के अंदर और सभी सेगमेंट में डबल डिजिट की ग्रोथ आई है। स्पेशली वॉच एंड वियरेबल स्पेस जो है वो कंपनी के लिए काफी बेटर परफॉर्म करके गया, ये कंपनी ने खुद मेंशन किया है। और इसके साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स में 3080 और 3100-3200 के टारगेट्स के लिए एक कंसेंसस साइड पे बाय आ रहा है, तो इनका भी इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। तो सभी शेयर अच्छे अपडेट्स, हाउस व्यूज के पॉजिटिव नोट, जिसके दम पर बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। सुमित, शुक्रिया ये सब स्टॉक सामने रखने के लिए। तो आज सुबह से अच्छी तेजी आपने इन स्टॉक्स में देखी होगी। शरद, आपका कोई व्यू खासतौर से टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स DVR को लेकर? टाटा मोटर्स पे हम काफी पॉजिटिव हैं। हमें लगता है तीनों सेगमेंट्स काफी बढ़िया कर रहे हैं, चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स में हमारा व्यू काफी स्ट्रांग है और उसका फायदा टाटा मोटर्स को मिलना चाहिए। वहां पे हमें लगता है कि GST के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो एक सरप्लस कैपेसिटी वगैरह जनरेट हुई थी ग्रेजुअली अब वो खत्म हो गई है, तो वहां पे काफी बड़ी ग्रोथ उनको मिलनी चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट्स में चाइना वापस से चालू हो गया तो उससे उनको काफी सपोर्ट मिलना चाहिए। US यूरोप में भी जो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी सप्लाई साइड को लेके वो खत्म हो गई है। तो हम बहुत बुलिश हैं टाटा मोटर्स पे और हम अपने PMS में भी होल्ड करते हैं। हमारे लक्ष्य करीब 600 रुपए के आसपास के। आपके टाटा मोटर्स पर गोल्डमैन ने कहा है 550 के लिए उन्होंने अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से बाय। और गोल्डमैन क्लियरली कह रहा था कि दरअसल मार्केट इस समय टाटा मोटर्स की जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आने वाली है उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ऑफ कोर्स अगले साल हम देखेंगे पैसेंजर व्हीकल्स में स्पेशली JLR के फ्रंट पर कई EVs भी जुड़ती हुई दिखाई देंगी, तो वो भी एक प्ले रहेगा। चार्टिकली गवा साहब, आपकी क्या राय है? एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला आज, हाउएवर 7% का इंट्राडे मूव के बाद 460 के आसपास क्या ट्रेड है अभी भी? एक्चुअली यहाँ पर डिफिकल्ट है ट्रेड, क्योंकि गैप अप खुला है, अप मूव ऑन है, ब्रेकआउट तो मिला है, लेकिन अगर थोड़ा डिप मिलता है तब बाइंग बनती है। 450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अप मूव मिला है, इसीलिए डिफिकल्ट है। अगर लोअर लेवल मिलते 440 के आसपास तो बढ़िया था, फिर अप मूव कंटिन्यू होता 500 भी जाता, लेकिन एंट्री के लिए आज थोड़ा डिफिकल्ट है टाटा मोटर्स। अगर आप ट्रेडर हैं और आपको लग रहा है कि टाटा मोटर्स में क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है, डिप्स आने दें तभी तेजी करें। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिहाज से शायद डिप्स पर मौका ज्यादा बेहतर होगा भी तेजी करने का। अच्छा, ONGC पर मेरी नजर एक बार फिर जा रही है। शिल्पा, इसका चार्ट चेक दीजिएगा, क्योंकि ये जो गैस प्राइस कट हुआ है उससे इस कंपनी के रियलाइजेशंस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। थर्सडे को थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन आज एक बड़ा मूव, नेली 4% के गेन्स हो क्या रहा है चार्ट पे? जी हर्षिता जी, अगर हम लोग ऑप्शन चेन को समझेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 155 में भी पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं, जो अभी इसके लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट बनते जा रहा है एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑल्सो एट 160 जोन्स। तो एक बार ये 160 क्रॉस करता है तो आपको एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 163 एंड 165 भी देखने को मिलेंगे। तो आप अभी भी किसी को फ्रेश एंट्री करना है डेफिनेटली कर सकते हैं। 154.5 पर स्टॉप लॉस है एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 163 एंड 165, लिटिल पोजिशनल। जैम ONGC आपकी स्क्रीन पे 157 पे। अच्छा, एक बार जरा आप लेके आइए रिलायंस को और निफ्टी का क्रॉस चार्ट रखिएगा एक बार। दरअसल निफ्टी को 17,200 की ट्रेजेक्ट्री पार कराई थी रिलायंस ने। मैं 17,200 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 31 मार्च की उस कैंडल में जब निफ्टी ने 20 डेमा को पार किया था और जाके लीड लेकर लगभग आप समझ लीजिएगा कि क्लोजिंग थी 17,426 पे, रिलायंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। मैं याद रखिएगा इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पे। रिलायंस इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करते हैं। मानस एक लीड लेने की कोशिश कर रहा था सुबह रिलायंस, 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी के ऊपर खुला था लेकिन कोलैप्स हो गया एंड समहाउ एक कैंडल रिवर्सल की एक प्रॉपर्टीज कुछ हद तक एक जो कैंडल है वो फुलफिल कर रही है। पर आपका व्यू रिलायंस पे क्या है इस वक्त?
2323 डे लो पर। देखिए सही है कि पिछले 4 दिनों से जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो लगातार रेजिस्टेंस की तरफ प्ले हो रहा है। वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन रिवर्सल अभी भी नहीं है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2300 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो जब तक 2300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा मेरे हिसाब से तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि फ्रेश खरीदारी आप ब्रेकआउट पे करेंगे, जब 2350 के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे, उसके बाद तो आपको 2450 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पर बने रहिए और 2300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 2300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रीजनेबल होगा इस स्टॉक में। अच्छा, ये रिलायंस की बात हुई, ये इंडेक्स पे थोड़ा सा प्रेशर डालता हुआ डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। इस बीच एक बार कुछ स्टॉक्स फार्मा से लेके आइए जो एक लीड ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, स्विंग अच्छा दे रहे हैं। इट्स ग्लेनमार्क 486, क्या गजब का चार्ट है और इनफैक्ट ये अप्रैल की सीरीज अब तक इसको बखूबी बिलोंग करती है। शिल्पा, एक बहुत ही आलिशान शानदार एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विजिबल था 456 पे, मेरे को याद अच्छी तरीके से 31 को, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जिस दिन बाजार ने 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी के ऊपर निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया था। शिल्पा, एग्जैक्टली मैंने इसको इस टाइम इसलिए मार्क किया क्योंकि मैंने सुबह एक लेवल ड्रॉ करके रखा था, दैट वाज 480, जो कि 8 अप्रैल 2022 का स्विंग हाई है, वो क्रॉस कर चुका है अब ये। आपका व्यू क्या होगा शिल्पा? डेली पे सारे एवरेजेस के ऊपर वो हाई पार हो चुका है। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी इस चार्ट पे, दैट वीकली पे इस वीक की जर्नी स्टार्ट हो रही है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको ये स्टॉक इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, एकदम वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अगर आप इसको चार्ट को विद ऑप्शन चेन में भी अगर आप इसको सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे, 480 पे पुट राइटर्स में फ्रेश एडिशन सबसे ज़्यादा है, विच मीन्स कि अभी ये आपको एक इमीडिएट सपोर्ट दे रहा है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है भी आप ले सकते हैं, बिकॉज कॉल साइड में अनवाइंडिंग भी है जो जाके आपको 510 515 तक के भी टारगेट्स अभी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो फ्रेश सपोर्ट आपको 478 480 जोन्स पे मिलेगा, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स ऑफ 510 एंड 518 ऑन इमीडिएट बेसिस। अगर वो भी क्रॉस होता है तो आपको एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 545 भी बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। बस स्टॉक रिविजिट करते हैं बजाज फाइनेंस, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसने लगातार ट्रेडर्स को काफ़ी परेशान किया है। हालांकि पिछले हफ्ते एक रैली आई थी इसमें 5500 से जो 5900 तक लेके गई थी उसको, लेकिन आज फिर इसमें एक डिक्लाइन। गावा सर, इसका चार्ट चेक करते हैं एक बार, यहाँ पर बाय है या सेल है? एक्चुअली शॉर्ट टर्म में सेल है, देखा जाए तो बजाज फाइनेंस की बात करें या फिनसर्व की, बजाज फाइनेंस सेल है क्योंकि अब ट्रेड कर रहा है 5825 पर, 6000 के आसपास वहां से लौटा है। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे सेल है, लोअर लेवल करीब 5700 के आ सकते हैं, वहां पर शायद बाय बन जाए क्योंकि वहां पर सपोर्ट है, लेकिन फिलहाल सेल है, स्टॉप होना चाहिए 5880 का बजाज फाइनेंस का। बजाज आज शायद थोड़ा मॉनसून को लेकर भी एक कंसर्न हो सकते हैं, प्लस फाइनेंशियल्स इन एनी केस आज वीक हैं, तो इसकी वजह से भी शायद एक इम्पैक्ट आज बजाज फाइनेंस में। बट बजाज फाइनेंस को लेकर अनुज, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक पिटा है, ऐसा लग रहा था कि इन्वेस्टर्स लार्जली होप ही छोड़ रहे हैं। अब ज़्यादातर जानकारों की तरफ से अगर आप पूछे तो बयान बाय साइड के ही आते हैं, लेकिन टेक्निकल ट्रेडर्स के रेडार पर यहाँ पर कई सारे नेगेटिव फ्लैग्स थे। एक्चुअली हर्षिता, ये ना बजाज फाइनेंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हर साल या 2 साल में एक बार ये इस तरीके से तगड़ा करेक्शन देता है, 30% तक का करेक्शन देता है और उसके बाद स्टॉक वहाँ से डबल होता है। अब हर बार जरूरी नहीं है कि स्टोरी रिपीट हो, लेकिन इस बार क्या डिफरेंट है, जैसे हर स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, क्या वाकई में डिफरेंट होगा इस बार या नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड तो इसका ये रहा है कि आपको खरीदना बजाज फाइनेंस तभी चाहिए जब इस तरीके की आपको डिक्लाइन मिले। और स्टोरी कोविड के बाद भी आई थी, स्टोरी उसके अगले साल भी आई थी, स्लो डाउन को लेकर आती है। जब एक बार डीमोनेटाइजेशन आया था तब ज़बरदस्त डिक्लाइन आई थी स्टॉक में। तो ऐसे करेक्शंस तो आती रहती हैं स्टॉक में। वैल्यूएशंस हमेशा इसकी महंगी रही हैं, कभी भी ये स्टॉक सस्ता तो मिला नहीं है आपको। 8 टाइम्स प्राइस टू बुक ऐसे कुछ ये स्टॉक ट्रेड करता है, क्रेजी वैल्यूएशन, लेकिन ROE भी इसकी उसी हिसाब से है, तो इसलिए इसने हमेशा डिजर्व भी किया है वैल्यूएशंस को। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम वाइज इसने ज़्यादा परेशान किया है। प्राइस वाइज पहले क्या होता था, स्टॉक ये गिरता था, एक बहुत शॉर्ट
पीरियड में गिरता था, 3 महीने में गिर जाता था, उसके बाद फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाती थी। इस बार अगर आप देखें ये स्लो एंड प्रोटेक्टेड, मतलब करीब 6 से 12 महीने में ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार कंपेयर टू प्रीवियस करेक्शन, जिसमें ये एक बार में गिरता था और फिर रैली स्टार्ट कर देता था। रैली आती थी। इस पे शरद आपकी राय क्या रहेगी? फिर ये जो करेक्शन और ये जो लंबा करेक्शन चल रहा है, पिछले 6 महीने में डेटा हमारे सामने है, करीब 20% करेक्ट हो चुका है, क्या आप खरीदने के पक्ष में हैं? मुझे लगता है देखिए बिजनेस तो अच्छा है, बट जो ग्रोथ रेट्स ये पास्ट में हॉक करते थे और आने वाले समय में जो ये ग्रोथ रेट्स हॉक करेंगे उसमें थोड़ा फर्क हो सकता है, रादर ग्रोथ रेट्स थोड़े कम हो सकते हैं। नए वेंचर्स, कुछ ऐसा नए एवेन्यूज ऐड नहीं हो रहे, हालांकि मैनेजमेंट अभी भी काफी अग्रेसिव है, लेकिन मुझे लगता है एक साइज पे आने के बाद आपको सेम ग्रोथ रेट एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जैसा अभी आप लोग कह भी रहे थे कि हाँ कंपैरेटिवली हमेशा महंगा रहा है, लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो ग्रोथ रेट रही है वो काफी एस्टाउंडिंग रही है। एक नया बिजनेस मॉडल उन्होंने डेवलप किया जिसके हिसाब से कंज्यूमर फाइनेंसिंग को पुश किया, बट उससे जो कमाई आनी थी वो मेरे हिसाब से उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दी है। अब वहां से उसी स्केल पे ग्रो करना इतनी बड़ी स्केल पे थोड़ा मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल कंपनी कोई नए एवेन्यूज ढूंढ के वहां से कुछ नया करे। तो मुझे लगता है वो एक चीज है कि वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन है। और अब अगर आप फॉरवर्ड पे भी देखें तो जैसा एग्जिस्टिंग पे 7.5-8 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है, फॉरवर्ड पे 4-5 टाइम बुक है, बट एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की 20-25% ही है। तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हो सकता है आपको और करेक्शन देखने मिले, अनलेस अनटिल मैनेजमेंट आके अपसाइड पे कोई सरप्राइज करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है अगले 2-3 क्वार्टर्स में तो एटलीस्ट। करते हैं अब बात करते हैं बाजार की असली अग्नि परीक्षा की, जो होगी शुरू इस हफ्ते। इस हफ्ते सारे के सारे नंबर्स आने हैं और ख़ास तौर से आईटी कंपनियों के नंबर्स आने हैं। तो एक काम करते हैं, आशीष के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि कैसी रहेगी चौथी तिमाही आईटी कंपनीज के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, इस हफ्ते से ऑफिशियली इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी, जब आईटी दिग्गज टीसीएस और इन्फोसिस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। और काफी दिक्कत भरा समय है। हम सब जानते हैं यूएस में रीजनल बैंक्स को लेकर इश्यूज, या यूरोप में क्रेडिट स्विस को लेकर दिक्कतें। इसके चलते बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जो कारोबार है, जो वर्टिकल है, वो इंपैक्टेड है। ऐसे में क्लाइंट्स कितने कॉशियस हैं ग्रोथ को लेकर, ऐसे में क्लाइंट्स कितना ज्यादा समय ले रहे हैं डिसीजन लेने में, ये सब इंपॉर्टेंट होगा जानना और भापना। लेकिन जहां तक इस क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात है, मैंने कोशिश करी है कि दिग्गज आईटी कंपनीज के थ्रू समझाने की कोशिश करूं किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एक म्यूटेड क्वार्टर होगा। जब मैं म्यूटेड कह रहा हूं तो यानी कि सॉफ्ट सा, ठंडा, फीका क्वार्टर होगा। सीजनली वीक क्वार्टर होता है मार्च क्वार्टर आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि समय लगता है आईटी कंपनीज को के क्लाइंट्स को अपने बजट डिसाइड करने में। ये समय होता है जब वो बजट डिसाइड कर रहे होते हैं, उसकी अनसर्टेनिटी होती है, ऊपर से ये सब मैक्रो हेडविंड्स हैं इस समय। तो एक्सपेक्टेड है कि -2% से +1% के बीच कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ होगी। इंडिविजुअल कंपनीज का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। टीसीएस अच्छा करेगा, इन्फोसिस का परफॉर्मेंस फ्लैट देखने को मिलेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मार्जिन्स, और मार्जिन्स में 2 फैक्टर एट प्ले हैं। पहली चीज की एट्रिशन रिड्यूस हो रहा है कर्मचारियों का, वो टैलेंट को लेकर कंपनियों के बीच में होड़ जो लगी हुई थी वो रिड्यूस हो रही है, वो मार्जिन्स के लिए अच्छी खबर है। पर इस बीच ट्रैवल बढ़ रहा है, वीजा पे खर्च बढ़ रहा है, प्लस ग्रोथ ठंडी है, उसका दबाव मार्जिन्स पे देखने को मिलेगा। ऐसे में टीसीएस मार्जिन्स एक्सपैंड करके दिखाएगा। कोई इन्फोसिस, कोई विप्रो, कोई टेक महिंद्रा के मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे। एचसीएल टेक के केस में मार्जिन्स दबते हुए दबाव में नजर आएंगे, पर इसका भी सर्विसेज बिजनेस मार्जिन्स इंप्रूव करके दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आउटलुक, और उसमें ज्यादातर मेरे ख्याल से ब्रोकरेजेस जो हैं वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस कट करेंगी रेवेन्यू एस्टिमेट्स के, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। वो बेक इन करने की कोशिश करेंगे जो अनसर्टेनिटी अब आती हुई ग्लोबल एनवायरनमेंट में। जो एक्सपेक्टेड है किसी इन्फोसिस से, एचसीएल टेक से फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस, जो एक्सपेक्टेड है किसी विप्रो से Q1 की गाइडेंस, वो आपकी स्क्रीन पर है। ठंडा परफॉर्मेंस इस बार एक्सपेक्ट करिए Q4 में आईटी कंपनीज की तरफ से, और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्या समझ पा रहे हैं वो क्लाइंट से बातचीत करके, क्या भाप पा रहे हैं डिमांड को लेकर, आउटलुक को लेकर, बजट्स को लेकर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए तो फिर एक काम करते हैं, इस पर ही एक व्यू और ले लेते हैं। शरद जी, क्या व्यू रखेंगे आप लार्ज कैप आईटी को लेकर खास तौर से, और बिटवीन इन्फोसिस एंड टीसीएस? पहली बात तो आप क्या सुनना चाहेंगे इनसे, और क्या व्यू होगा स्टॉक्स पर? जो हम सुनना चाहेंगे वो यही है कि शायद अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा क्लाइंट्स के साइड से नहीं आ रही है, जैसा अभी आशीष भी बोल रहे थे, क्योंकि यूएस, यूरोप सबका बिजनेस का एक मेजर हिस्सा है, और वहां पे अगर ऑन द ग्राउंड अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितना इकोनॉमिक पार्लेंस में हम बात कर रहे हैं,
तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव होगा और दोनों ही स्टॉक्स काफी करेक्ट हो गए ऊपर से, तो वैल्यूएशन कंफर्ट है। हमारा ज्यादा बुलिश व्यू इन्फोसिस पे है, तो हमें लगता है वहां पे बेटर है वैल्यूएशन प्रोस्पेक्ट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। बट ब्रॉडली मुझे लगता है कि ऑन बैलेंस एक पॉजिटिव व्यू निकल के आना चाहिए। पिछली तिमाही में भी एक्सपेक्टेशंस थी कि काफी ग्लूमी एक व्यू निकल के आएगा, बट थोड़े बेटर नंबर्स निकल के आए हैं। रुपी डेप्रिशिएट ही हुआ है, तो उसका भी थोड़ा सा फायदा इनको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ निकल के आना नहीं चाहिए, और जिन वैल्यूएशन पे स्टॉक्स ऑलरेडी आ गए हैं वहां से बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं मिलनी चाहिए। लार्ज कैप्स में इन्फोसिस मुझे लगता है हमारी टॉप पिक है 1750-1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से। और मिड कैप्स या तो थोड़े छोटे स्टॉक्स में मुझे लगता है LTI माइंडट्री एक स्टॉक हो सकता है, जहां बहुत सारी सरप्राइज आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जो मर्ज एंटिटी है वो अगर बड़ी डील विंस अनाउंस कर पाती है अगले 2-3 क्वार्टर्स में, तो वहां पे मुझे लगता है अपग्रेडेशन होने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। जी हाँ, और आपने इन्फोसिस का जिक्र किया, मैं इनफैक्ट चार्ट्स की प्लेसमेंट देख रहा था। और मानस, एक बात तो है कि निफ्टी IT आज का ये सेशन ठीक ठाक तरीके से निकाल के ले गया। सुबह थोड़ी टर्बुलेंस थी, बट ये पूरी की पूरी कैंडल आज सस्टेन रही, स्टेबल रही अबव 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी जो शरद कह रहे थे ना इन्फोसिस, मानस आपको लगता है कि जितना पेन इस स्टॉक ने देखा मार्च की सीरीज तक के अंत तक आते आते, मतलब वो गिरावट गजब की थी। 22 फरवरी को 1590 का भाव आप समझ लीजिएगा कि 1360-1359 का लो लगा के आया 23 मार्च को। फिर 23 से लेकर सीरीज के क्लोजर तक शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग के बाद अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ रही है। मानस, ये इन्फोसिस का प्लेसमेंट लग क्या रहा है? अगर रिस्क लेना है निफ्टी IT में या फिर IT स्टॉक्स में, प्रीएम्प्ट करना है आने वाली स्ट्रेंथ को, आप क्या प्रिफर करेंगे? और स्पेशली योर टेक ऑन इन्फोसिस, मानस, जो कि आज 20-day मार्क को टेस्ट करता हुआ। देखिए, निफ्टी IT की बात कर लीजिए या तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं इन्फी, TCS, इन दोनों की बात कर लीजिए, इसमें मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि IT में यहाँ से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। रिवर्सल देखने को मिला है मीडियम टर्म चार्ट पे, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 29,500 तक के स्तर आपको निफ्टी IT इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर आप इन्फी की बात करिए तो मेरा समझना है कि हालांकि कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन स्टॉक 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो पूरा क्रैक हमने 1620 से देखा था उसको करेक्ट करेगा। शायद 1480 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप इन्फी में खरीदारी करिए, 1400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1485 की टारगेट सेट करिए। तो इन्फोसिस एक टॉप पिक पोजिशनली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसिडरिंग इसमें ज्यादा करेक्शन देखने को मिली है। लेकिन अगर एक इन्फोसिस वर्सेस TCS का आप वो डुअल चार्ट मैप करके दिखाए डायरेक्टर साहब, आपको ये साफ दिखाई देगा, जहां पर इन्फोसिस ने ईयर टू डेट जनवरी से लेकर अब तक 5-5.5% का करेक्शन दिखाया है। TCS में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। TCS इनफैक्ट हल्के से पॉजिटिव टिक के साथ थोड़ा सा आउट परफॉर्म ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा सा भी एक नेगेटिव आ जाता है तो TCS की ओर धुलाई होने का डर है। चार्टिकली गावा साहब, आप किन लेवल्स पर नजरें बनाए रखेंगे या फिर थोड़ा सा कॉशन रखना चाहेंगे TCS के मद्देनजर? आई थिंक TCS एक बेहतर ट्रेड लगता है इन्फोसिस के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आता है। ट्रेड कर रहा है 3265 पर TCS, 3300 पॉसिबल है, और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से बाय के लिए स्टॉप होगा करीब 3250, तो 3300 पॉसिबल है TCS में। एक बेहतर ट्रेड लगता है इन्फोसिस के मुकाबले। हालांकि दोनों, शायद इन्फोसिस पॉज ले रहा है, शायद कल ऊपर जाए, लेकिन TCS ठीक नजर आता है। बेटर देन इन्फोसिस, एटलीस्ट इस साल थोड़ा आउट परफॉर्म किया है इसने। मार्केट वापस थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है इस समय। बैंक निफ्टी लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी, और निफ्टी जो रेड में चला गया था वापस इस बार ग्रीन में। और इस घंटे के मूवर्स अगर आप देखें तो सारे IT स्टॉक्स ही हैं, विप्रो, इन्फोसिस और TCS। लेकिन एक स्टॉक जिसने सुबह से मार्केट से काफ़ी हेल्प की है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो, और आज इसने लगाया है फ्रेश ऑल टाइम हाई। तो बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में कि क्यों इस तरीके की हमने यहाँ पर रैली देखी है। सुमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस चीज़ के लिए। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। स्टेडी रिटर्न पिछले एक साल, पिछले 6 महीने सब में इसका रिटर्न ज़बरदस्त है। पिछले एक साल में 29-30% का एक स्टेडी रिटर्न देकर गया। 6 महीने में 20-21% रिटर्न, 3 महीने में 9 से 10%, और 1 महीने में भी करीब 7% का रिटर्न यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। अभी की सिचुएशन पहले आपकी स्क्रीन पर आएगी, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है। सबसे पहले तो जो ये कुछ ट्रिगर बन रहे हैं जो तेज़ी के लिए, वो है इसके ऑर्डर इनफ्लोज।
पिछले 5 दिन या पिछले 10 दिन से लगातार कंपनी को ऑर्डर्स आ रहे हैं। आज भी एक ऑर्डर आया है। दूसरा, ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे हैं, ऑर्डर की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, बड़े साइज़ के ऑर्डर्स आ रहे हैं। जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो इम्प्रूव हुआ है और सरकारी खर्च भी बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी के ऑर्डर इनफ्लोज इम्प्रूव हुए हैं। और पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के मार्जिन उठा के देखेंगे तो 11% की रेंज में कामकाज करने वाले मार्जिन 15% की रेंज में आकर अब कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मार्जिन भी इम्प्रूव है, नहीं एग्जीक्यूशन पार्ट भी बेटर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ ट्रिगर हैं जो कि इसके लिए अभी कामकाज कर रहे हैं। EPS P आपकी स्क्रीन पर आएगी कि क्या सिचुएशन वैल्यूएशन वाइज है, लेकिन उससे पहले रिटर्न कि किस तरह से रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 6 महीने में, 1 साल में, 1 महीने में लगातार आउट परफॉर्मेंस यहाँ आते हुए दिखाई पड़ रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से 72 की EPS है ट्रेलिंग 12 मंथ में। आज के PE के हिसाब से करीब 32-33 के PE पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। 6% की सालाना पैड ग्रोथ है और रफली 9% के आसपास की रेवेन्यूज ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट, लार्सन का मुनाफा पिछले करीब करोड़ों के लिहाज से देखें तो ये रफली जो करोड़ का आंकड़ा 3,3100 करोड़ का मुनाफा है। 2700 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा वहाँ देखने को मिला और 2200 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुनाफा कंपनी ने 3 साल पहले दिखाया है। ब्रेकअप के हिसाब से कंपनी इंफ्रा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, जो इनके टोटल रेवेन्यू का 50% के आसपास का हिस्सा ये जनरेट करते हैं अपने इंफ्रा कारोबार से। बाकी कारोबार से अगर देखा जाए तो एनर्जी और IT और साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ ऐसे कारोबार हैं जो कंपनी के लिए मेजर रेवेन्यूज जनरेट करके आते हैं। तो ये तो कुछ रही अभी की पिक्चर, लेकिन हुआ क्या स्टॉक के अंदर ये आपके सामने है। चौथी तिमाही 2021 यानी FY21 में कंपनी को 49,000 करोड़ के ऑर्डर मिले थे। चौथी तिमाही FY22 में कंपनी को 73 से 74,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे और पिछले 1 महीने में ही कंपनी को करीब 32,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जो कि इन्होंने खुद नोटिफाई किए एक्सचेंज के अंदर। तो इस रेंज के अंदर इतनी तेजी से ऑर्डर इंप्रूवमेंट आना स्टॉक के लिए एक बड़ा काम है। और 2 और तरफ ज़्यादा मेजर ऑर्डर आए हैं। पहला हाइड्रोकार्बन को लेकर और दूसरा कंस्ट्रक्शंस को लेकर, जो कि इनके मेजर 2 प्रोमिनेंट बिजनेस हैं। तो ये दोनों कारोबार की तरफ ऑर्डर इन्फ्लो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। और एक तरफ जहां पूरी तिमाही के ऑर्डर 50,000 करोड़ रुपए के होते थे, वहां कंपनी को 1 महीने में 32,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर आ रहे हैं। तो इस तरह के ऑर्डर इन्फ्लोस का जंप वो स्टॉक के लिए काम करके जा रहा है और सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म कर ही रही हैं। IT के नंबर्स आने ही वाले हैं। तो वो सब तरह की चीज़ें इसके लिए एक बढ़िया टेलविंड बन गई और स्टॉक अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंच चुका है। तो एक इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि FY22 में Q4 में 73,941 करोड़ के ऑर्डर, राइट सुमित? और 1 महीने में 41,500 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। तो आई एम 100% श्योर कि ये सिर्फ 1 महीने का रिपोर्टेड नंबर है और पहले 2 अगर महीनों में इस तिमाही के अगर इन्होंने 40,000 से का भी कर लिया तो नियरली ये नेक टू नेक रहेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिहाज से, या फिर उसको बीट करने की पूरी क्षमता है। शिल्पा राउत, पहले एक चार्ट चेक दीजिए और फिर मैं शरद से पूछूंगी कि क्या वो एंटिसिपेट कर रहे हैं L&T के ओवरऑल डिलीवरी रहेगी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक भी अगर इसी तरह से ग्रो होती हुई दिखाई दे। चार्ट्स पर क्या कहता है पर? जी हर्षिता जी, L&T बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम में है, जहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो 2460, 2480 तक के भी यहाँ पे आपको अपसाइड टारगेट्स मिल रहे हैं। और आपको सबसे अच्छा ये है कि इसमें आपको सपोर्ट भी इमीडिएट बेसिस है 2280 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट एडिशंस है, जो ये बता रहा है कि आपको इमीडिएट लेवल्स पे आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो 2260 ऑन द सेफेस्ट साइड आप एक स्टॉप लॉस लेके आप इसमें अभी भी लॉन्ग जा सकते हैं फॉर अ पोजिशनल एंड एक्सटेंडेड targets towards 2430 and 2460. ओके, L&T पे आपका व्यू है। मीनवाइल याद रखिएगा ये तेजी सिर्फ L&T तक नहीं सीमित है। आज L&T ने अपना करियर का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर देखा तो सिमेंस, दोनों ही स्टॉक्स कैपिटल गुड्स में आज सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं और ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए। खैर अब एक 4 का चौका का वक्त हो चुका है। 4 प्रकार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, ऑप्शन, फ्यूचर्स, कैश और मिड कैप फंड। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा। शिल्पा जी बताइए आपका आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या होगा?
जी वीरेंद्र जी, मेरा अभी के लिए सस्ता ऑप्शन रहेगा ग्रासिम में, क्योंकि आपने बात किया है कि आज हमने देखा है कि यहाँ पे इस सेक्टर में बहुत अच्छा एक टर्न अराउंड स्टोरी है, विच ऑल्सो इज़ रिफ्लेक्टिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और ग्रासिम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टारगेट्स टुवर्ड्स 1800 1830 बहुत ईजिली अचीवेबल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1760 1760 का जो कॉल ऑप्शन है वो रफली 14.5 चल रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 8 और टारगेट्स रहेंगे 21, 28 एंड 30। सिम का 1760 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है आपके लिए। स्टॉप लॉस और टारगेट मेंशन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हैं हमारे लिए FNO सुपरस्टार मानस की तरफ से। मानस बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग IT डिस्कस कर रहे थे और IT स्पेस से ही विप्रो में खरीदारी करने की राय है। हालांकि अभी तक हम लोग बहुत कम बार विप्रो को कवर किया है, लगातार वीकनेस देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले करीब 5-6 सेशन से स्टॉक में रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक अब विप्रो में एक पोटेंशियल है ऊपर की तरफ का, जिसमें शायद 382, ये मैं फ्यूचर्स लेवल बता रहा हूँ, 382 तक के भाव आप देख सकते हैं। तो 10 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है विप्रो के फ्यूचर में। 370 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर आप 370 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 6.5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर भी खरीदारी करिए। 15 रुपए तक के टारगेट से यहाँ भी देखे जा सकते हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजी में विप्रो में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की इस समय मानस ने आइडेंटिफाई की है FNO सुपरस्टार के तौर पर। विकास सालुंखे, चार्ट का चमत्कार। मुझे लगता है अपोलो टायर यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे एक वीकली ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। 324 के ऊपर का एक ब्रेकआउट था, आज उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है और एंड ऑफ द डे जैसे एंड ऑफ द डे आ रहा है वो स्ट्रांगली उसको ब्रेकआउट कंसीडर करके ऊपर ही जा रहा है। तो 342 का टारगेट यहाँ पे अपोलो टायर में आते हुए देखने मिलेगा और 321 का स्टॉप लॉस रखना है। और वीकली ब्रेकआउट उसने फर्स्ट डे वीक के फर्स्ट डे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रख के उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ से 342 के आसपास के टारगेट अपोलो टायर में आते हुए देखने मिल सकते। ओके, अपोलो टायर्स। चलिए अब मिड कैप फंडा ले लेते हैं शरद जी से। शरद जी, क्या स्टॉक चूज किया आपने? जी, हमारा मिड कैप फंडा है श्रीराम फाइनेंस। हमें लगता है मर्ज एंटिटी देश की बड़ी NBFC बन के सामने आ रही है और सीवी में उनका मेजर फाइनेंसिंग है, जहां से हमें लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए सीवीज में। एनपीए का प्रेशर लगातार ईज आउट हो रहा है। ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स 1% के नीचे आ गए हैं हमें लगता है, और नेट जो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स और वहां लगातार और कमी आने वाले समय में ग्रेजुअली देखने को मिलनी चाहिए। मर्ज्ड एंटिटी के नंबर्स जैसे जैसे सामने आते हैं, जो नेशनल प्रेजेंस अभी डाइवर्सिफाइड हो गई इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स और इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस, दोनों का फायदा कंपनी को आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 16-17% अर्निंग्स में उछाल FY24 में मिलना चाहिए। 900 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू पे हमें लगता है 2 टाइम प्राइस टू बुक आसानी से कंपनी को मिल जाएगा, जैसे रिटर्न रेशियोज और जैसे एनपीए वगैरह है, कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह भी स्ट्रांग है। तो 1800-1900 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से श्रीराम फाइनेंस से काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट साबित होनी चाहिए। फाइनेंस में एक अच्छा मौका तेजी का बनता हुआ। चलिए आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूँ ये सारे ट्रेड जो आए हैं चार का चौका के रूप में। पहला था शिल्पा राउत का ग्रासिम, जहां पर इन्होंने कहा 1760 का कॉल लेकर चले, टारगेट रहेगा 21 से 28 रुपए। आप स्टॉप लॉस 8 के आसपास लगाएंगे। 15-16 के बीच ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आया मानस का विप्रो का ट्रेड। मानस ने कहा यहाँ पर तेजी करनी है, 382 के टारगेट के लिए मौका, स्टॉप लॉस आप 370 पर लगाएं। आप चाहे तो 370 वाली कॉल भी ले सकते हैं। अपोलो टायर्स पसंद है विकास सालुंखे को, 342 का टारगेट और 321 का स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड। और अभी अभी शरद ने भी आपके लिए क्लियर कट व्यू दिया है श्रीराम फाइनेंस पर, टारगेट इनका 1800 का है। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने इसे देखा था डे लो तक फिसलते हुए, जो 40,727 का था। और तब भी सभी जानकार कह रहे थे कि देखिए ये डिप आपको खरीदारी का मौका दे रहा है। इस समय अगर आप देखें 40,810 के लेवल्स, 816 तक की स्थिति इस समय एक बार फिर स्क्रीन पर आ गई है। तो अगर आपने शायद उस डिप को पकड़ा और तेजी की तो लगभग 90 रुपए का गेन आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली इस समय मार्केट गिव अप नहीं कर रहा है, डिप का लोगों ने मौका उठाया है। भले ही वो डिप थोड़ा सा शार्प दिख रहा हो, अभी भी 200 पॉइंट नीचे हो, लेकिन डे लो से हम फिर से दूरी बनाते हुए और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाने की कोशिश हो ना हो, लेकिन
कोशिश तो यही रहेगी कि 40,800 के आसपास टिके रहें। इनफैक्ट डे हाई तो हमारा 41,100 के ऊपर था, तो वो गैप भरना मुश्किल रहेगा, लेकिन इधर वेज एक रिकवरी देखने को मिली है मार्केट में। एक्स ऑफ बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से निफ्टी डे हाई पर होगा। एक्स ऑफ बैंक निफ्टी मतलब अगर आप देख लें तो, क्योंकि बाकी निफ्टी कंपोनेंट्स खासतौर से निफ्टी आईटी मेरे ख्याल से फिर डे हाई पर है। और हर्षदा फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस यही है कि ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है। वो 300 पॉइंट जब गिरा, अब लेने का दम होना चाहिए, लेकिन उस समय ऑब्वियसली वो हमारे लिए आसान है कहना, मुझे पता है ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय जब मार्केट गिर रहा था तो वो एकदम वन वे गिर रहा था और फिर एकदम से 100 पॉइंट की रिकवरी आई है। और निफ्टी बेटर प्लेस है अभी के लिए खास तौर से, क्योंकि यहाँ पर 3-4 स्टॉक्स का सहारा है अपार्ट फ्रॉम आईटी। 1-2 स्टॉक्स और भी, इनफैक्ट फार्मा में भी थोड़ी बाइंग आ रही है। अब डॉक्टर रेड्डीज इस समय ये इनफैक्ट इस घंटे का टॉप गेनर डॉक्टर रेड्डीज ही है, और यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग है। वीरो क्या पिक किया आपने? जी एग्जैक्टली अनुज, और आप जो फार्मा की बात करते हैं ना अनुज, मैं अभी इनफैक्ट फार्मा की ओआई शीट को देख रहा था। पिछले अगर मैं 1 घंटे के ओआई बिल्डअप को देखूं, पिछले 1 घंटे के, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फार्मा में है। वो जो एक शिल्पा जी पहले तो बात बताऊं मैं आपको, जो हमने ग्लेनमार्क का ट्रेड लिया था वो बहुत खूबसूरत रहा। 485 का वो स्टॉक अभी अभी करीब 490 का हाई लगा के आया है। और आप देख रहे होंगे शिल्पा जी, अब ऑरविंदो फार्मा भी शूट अप करता हुआ 200 EMA के ऊपर 5th कंसेक्यूटिव सेशन। और डॉक्टर रेड्डीज, शिल्पा जी ये ऑरविंदो की 540 या डॉक्टर रेड्डीज की जरा प्लीज एक बार 4800 की कॉल लेके आइएगा, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज अब 10 जनवरी 2022 के बाद के सारे क्लस्टर पार कर चुका है। एक बार डॉक्टर रेड्डीज की 4800 की कॉल लेके आइए। शिल्पा जी एक मैंडेट अगर आपको देना हो, 4800 CE डॉक्टर रेड्डीज ये ट्रेड कर रही है। एक्सेट मेरे ख्याल से आस्किंग प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, और 540 ऑरविंदो, क्या पिक करना चाहेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, एक्चुअली डॉक्टर रेड्डी एक बहुत अच्छे लेवल से अभी कंसोलिडेशन से ऊपर आया है, जो 4700 पे इसका अच्छा खासा बेस भी बनते जा रहा है। तो यहाँ पे तो एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 5200 हैं। लेकिन अगर मैं ऑरबिंदो फार्मा की बात करूँ, क्योंकि मैं इसको 3 दिन से अभी ट्रैक भी कर रही हूँ, हमने इसमें रिकमेंडेशन भी दिया है प्रभुदास लीलाधर में फ्रॉम 528 लेवल्स फॉर टारगेट्स ऑफ 570। तो मुझे लगता है इसमें अभी बहुत अच्छा स्कोप है और सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू डॉक्टर रेड्डी। तो आप यहाँ पे 540 या 550 का भी कॉल ऑप्शन जो रफली 6 रुपए के आसपास चल रहा है, आप इस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 3 रुपए का लगाना है, और ये व्यू सही जाता है तो आपको ये प्रोबेबली इन वीक्स टाइम ये आपको इजीली टुवर्ड्स 11-12 भी ट्रेड करते हुआ देखने को मिलेगा। ओके, ऑरबिंदो फार्मा पर बेट लगाया जा सकता है इस समय। फार्मा में क्लियरली एक मोमेंटम पिछले 10-15 मिनटों में। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ गए हैं और उनसे बात करते हैं कि इस समय वो मार्केट को लेकर क्या रुख रख रहे हैं। दीपन जी गुड आफ्टरनून। तो अर्निंग सीज़न का आगाज़ और मार्केट ने पिछले 10 दिनों में थोड़ी रिकवरी दिखाई है। आपको लग रहा है कि अर्निंग सीज़न इसको पुश देगा या फिर एक रियलिटी चेक होगा? आपका क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आई थिंक ये प्री अर्निंग जो रिलीजेस आए हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी वेल रिसीव्ड, और एक तरीके का एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रहा है कि शायद एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ द अर्निंग सीजन अच्छी रहेगी और अच्छे नतीजे आएंगे, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट है वो सुधर सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इश्यू ये सेंटिमेंट का ही है, क्योंकि जो भी ग्लोबल इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि फेलियर ऑफ यूएस बैंक या फिर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ग्लोबल मार्केट्स में, उनका इतना ज्यादा असर तो अपने फंडामेंटल्स और इकोनॉमी पे इतना ज्यादा असर हुआ नहीं है। लेकिन जो एफआई की सेलिंग आ रही थी पॉजिटिव लास्ट फ्यू डेज, उसकी वजह से आई थिंक काफी हद तक सेंटिमेंट डाउन था। और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो आना चालू हो जाता है, देन सर्टेनली आई थिंक मार्केट कैन बिल्ड ऑन दीज गेन्स, एंड देन यू कुड से दैट एक बॉटम फॉर्म हो चुका है और वहां से फिर धीरे धीरे हम कैच अप कर सकते हैं एज फार एज द लॉस्ट ग्राउंड इज कंसर्न। बट आई थिंक दैट देयर इज अ कॉशियस ऑप्टिमिज्म ऑल अराउंड, और ये चाहे दौर रहता है, मार्केट गिरते जाते हैं, फिर suddenly they start to turn around as well, and that is what we are seeing this now. ओके, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, कुछ बड़े स्टॉक्स की बात कर लेते हैं पहले। एक स्टॉक जिस लगातार एक बुल रन में रहा है दीपन, वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। आज भी नया ऑल टाइम हाई लगाया है स्टॉक ने। यहाँ पर अब क्या व्यू होगा आपका?
You can see I'm all smiles. क्योंकि ये stock है, we have been recommending to our clients and as a disclosure, we and our clients are invested in it. और आपने earnings season की बात की, so I think the single most important earnings to look forward to which can really surprise you, वो है Larsen & Toubro. जिस हिसाब से उसकी order book build up हो रही है, I think we can expect a bumper number as far as order booking is concerned. और ये जनवरी फरवरी मार्च वैसे भी उनके जो EPC business है, that is seasonally a very strong quarter for them as well. और तो उसकी वजह से I think you will see expansion of margins. You may see a very good set of numbers coming through from Larsen & Toubro. और लास्ट में ये मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग ऑर्डर इनफ्लो तो देख रहे हैं, पर जो हमें जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो ये है कि जो ऑर्डर ले रही है Larsen & Toubro, दे आर पिकिंग एंड चूजिंग. इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर आ रहे हैं, दे आर कमिंग एट वेरी गुड मार्जिन, क्योंकि उनके पास तो बिजनेस का कोई इशू है नहीं. और जिस हिसाब से जिस सेगमेंट से ऑर्डर आ रहे हैं, आई थिंक एज एंड व्हेन दे स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, आपको दिखेगा कि उनकी जो रिटर्न रेशियोज है वो भी बढ़ रही है और जो उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हो रही है. और फॉर्चुनेटली फॉर L&T, जो स्टील है, सीमेंट है, जो इनपुट कॉस्ट है, आई थिंक दे आर मोर और लेस फ्लैटेंड आउट और डिक्लाइन. तो ये इसमें क्या होगा कि अर्निंग टॉप लाइन भी बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से बढ़ सकती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन also will improve significantly. So you can expect a very good set of numbers from Larsen & Toubro. Historical P multiple से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा महंगा है, पर आई थिंक फ्यूचर में देखेंगे तो अभी भी इस स्टॉक में काफी पोटेंशियल है और अच्छे रिटर्न दे सकते हैं. वाकई दीपन जी, ये बात कहनी पड़ेगी, आपने हर बार जब आप इस कार्यक्रम में आते थे तो L&T पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था आपका और उसने पे भी किया. अच्छा सर, अब आता हूँ इस अर्निंग से सीजन से पहले बैंक से बात करते हैं. बैंक्स में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ. आप देखिए लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद अदानी सागा, उसका इम्पैक्ट, यूएस उसका इम्पैक्ट, और हम सब बिलीव यही कर रहे थे कि इस बार शायद मार्जिन्स फ्लैटेड आउट हो जाए और इस बार मार्जिन्स थोड़े से प्रेशर में नजर आए. लेकिन सडनली अब आपकी तरफ से एक RBI का रेट हाइक की प्रोसेस का पॉज, ऑल्दो उन्होंने कहा कि इट्स अ पॉज, इट्स नॉट अ पिवट. आपका टेक क्या है? बैंक्स पे आप सर प्रीएम्प्ट करना हो तो क्या करेंगे इस वक्त, और एग्जैक्टली आपकी शॉपिंग बास्केट में क्या होगा? PSU होगा, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस होगा? देखिए, बैंक्स में मेरे ख्याल से ये क्वार्टर ठीक ठाक रहेगा. देयर शुड नॉट बी अ इशू. मे बी जून क्वार्टर भी यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स आर रिपोर्टिंग वेरी गुड नंबर. पर जो सितंबर क्वार्टर है उसके बाद की जो क्वार्टर्स आएंगे, वहां पर आपको ये डिस्टिंक्ट ट्रेंड नजर आएगा कि जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है, जहां पर विच आर एबल टू रेज द डिपॉजिट, मतलब जिनकी डिपॉजिट वो बढ़ा सकती है, जिनके कासा रेशियोज वो इम्प्रूव कर सकते हैं. कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, उनकी जो टोटल एग्रीगेट डिपॉजिट है वो बढ़ा सकते हैं और रिसोर्सेज रेज कर सकते हैं. आई थिंक दे विल बी द विनर, क्योंकि अभी इस जिस तरीके का माहौल है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, देयर इज नो प्रॉब्लम. क्रेडिट की तो बहुत अच्छी डिमांड है. NPA साइकिल भी अभी काफी सबड्यूड है, जिसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रहेंगे. और हर बैंक मैनेजमेंट की यही इच्छा या यही उनकी टारगेट रहेगी कि जल्द से जल्द कैसे हम अपने डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं ताकि हम और लेंडिंग कर सकते हैं और वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं. और इसमें आई थिंक बहुत चैलेंजेस आ सकती है. तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी यही चाहिए कि जो अच्छे बैंक है, जिनके अच्छे ब्रांड्स है, अच्छा नेटवर्क है, अच्छा सर्विस है, उसमें फोकस करना चाहिए. एंड नाउ आई थिंक इट इज टाइम दैट इन्वेस्टर्स मूव टू क्वालिटी बैंक्स. देयर शुड बी अ फ्लाइट टू क्वालिटी. मैं PSU बैंक्स को अवॉइड करना चाहूंगा. I would look at HDFC Bank as a top pick. Again, disclosure over here. Kotak Mahindra Bank, जो भी काफी सालों से underperform कर चुका है, I think that could be a surprise winner as well. और Axis ICICI Bank also good, but वहाँ पर थोड़ी ज्यादा over ownership ज्यादा हो गई है. So that is where I would like to focus on just the 3 or 4 top quality tier 1 private sector banks. और mid cap में मैंने पहले आपको बताया कि IDFC First Bank, again a disclosure we and our clients have invested. आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी मिड कैप बैंक है जिसका पूरा का पूरा फोकस कासा पर ही है. और अगर आप उनके जो लो कॉस्ट डिपॉजिट एनालाइज करेंगे एज कंपेयर टू इट्स पीयर ग्रुप, यू विल फाइंड दैट दे आर अ लीडर ओवर देयर. सो आई थिंक दैट शुड बी द स्ट्रेटजी. और PSU बैंक में थोड़ा मेरे ख्याल से ये तिमाही अच्छी रहेगी. नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो में बी गुड, बट आई कैन सी के बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर पे और आपको थोड़ा ध्यान, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इस सेक्टर में. ओके,
मतलब ये रेट सेंसिटिव्स का दीपन जी बहुत प्रमुख भाग हो गया बैंक्स। अगर मैं रेट सेंसिटिव्स में ही अपनी इस चर्चा को रखूं अभी तक सम्मिलित, रियल स्टेट में आप एक मूव देख रहे हैं, आप HFCs में मूव देख रहे हैं, आप रियल स्टेट एंसिलरी में मूव देख रहे हैं। आई मीन गुरुवार की पॉलिसी के बाद इस बास्केट में अगर इक्का दुक्का स्टॉक आपने चुना हो, आपका स्टॉक सिलेक्शन में अपीयर हो रहा हो, वो कौन सा होगा? देखिए, रियल एस्टेट में आई नो कि जो नंबर्स आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड, नो डाउट। आई थिंक पिछले 3-4 तिमाही आज वेरी गुड फॉर रियल एस्टेट। पर ये जो सेक्टर है उसमें मैं थोड़ा कॉशियस रहना चाहूंगा, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। 1-2 तिमाही के लिए, क्वार्टर के लिए आप थोड़ा सावधान रह जाए। उसकी वजह यह है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन टैक्स रूल्स, बिकॉज ऑफ पेंट अप डिमांड कहिए, या ओवरऑल जो एक पूरा साइकिल था, एक लेवल का, एक स्टेज का ये साइकिल मेरे हिसाब से थोड़ा समाप्त हो रहा है। तो द रियल एस्टेट कंपनीज एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। दे में फाइन के बेस इफेक्ट कहिए कीजिए, या फिर इतनी सारे सेल्स हो चुके हैं, सम लॉट ऑफ द सेल्स हैव कम इन द प्रीवियस क्वार्टर। इसकी वजह से नए प्रोजेक्ट में इतनी बढ़िया रिस्पॉन्स शायद देखने को नहीं मिलेगी आपको, तो थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट नेक्स्ट 5-6 इयर्स बहुत ही बढ़िया सिनेरियो है, और मैं अपने रियल एस्टेट होल्डिंग को बेचना नहीं चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रिमेन इन्वेस्टेड, पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू गो विद द काइंड ऑफ रिएक्शन विच वी आर सीइंग इन द मार्केट। आज आप देखेंगे तो सभी रियल एस्टेट स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। शायद ये मार्च क्वार्टर में नंबर्स भी बहुत अच्छे आएंगे और भी थोड़ा बढ़ सकते हैं। तो एक ट्रेडिंग रैली मेरे ख्याल से है जो शायद इतनी ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। तो आई वुड से दैट थोड़ा आपको कॉशियस रहना चाहिए एट करेक्शन। इफ यू सी 10, 15, 20% करेक्शन फ्रॉम द पीक, तो सबसे बढ़िया स्टॉक्स जो लेने में रहेंगे आई थिंक दैट विल बी DLF, मैक्रोटेक, और अगर आपको एकदम सेफ प्ले करना है देन गो दिस अपॉर्चुनिटी। करेक्शन पर शायद एक खरीदारी का मौका है इन रियल्टी कंपनियों में। से पहले आपने L&T पर एक काफ़ी बुलिश व्यू जताया दीपन। क्या फिर आप जो एंसिलरी प्लेस आते हैं इंफ्रा और रियल एस्टेट में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीमेंट को लेकर भी इस समय बुलिश है? नहीं, आई हैव बीन सेइंग टू अवॉइड सीमेंट। मेरे ख्याल से आई थिंक द गुड डेज ऑफ सीमेंट आर बिहाइंड देम, और जिस हिसाब से पिछले 2-3 तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, दे आर अनेबल टू पास ऑन द कॉस्ट इंक्रीजेस। नो डाउट आई थिंक दिस क्वार्टर मे बी गुड फॉर सीमेंट कंपनीज, पर पूरा जो अगर आप रिस्क रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, किस लेवल पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, इनकी PE मल्टीपल्स क्या है, इनके रिटर्न रेशियोज क्या है, अगर आप पूरा एनालिसिस करते हैं, और अगर आप ये भी देख रहे हैं कि सभी सीमेंट कंपनीज आर गोइंग वेरी एग्रेसिवली इन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, और एक ऐसे दौर आ सकता है कि थोड़ा गलत हो जाएगा सीमेंट में, तो आई वुड लाइक टू बी कॉशियस। जब भी अपने पास इतनी बढ़िया रियल एस्टेट कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, ऑटो सेक्टर के नतीजे अच्छे आने चाहिए, बैंक से, when you have so many sectors जहाँ पर you have got good visibility, you have got reasonable valuation, you have got very comfort as far as medium to long term prospects are concerned. When you have आपके पास इतना ज्यादा choice है, you don't have to necessarily invest in cement. इनफैक्ट आपने साफ कह दिया है कि ज़्यादा बेहतर विकल्प है। टेक्नोलॉजी में भी आपको लग रहा है अगर निवेश करना है तो दूर रहे एट दिस पॉइंट इन टाइम, या फिर मौका मिलेगा इधर? देखिए, अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अगर आपको ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको पसंद है, तो डेफिनेटली आप कुछ चुने हुए सॉफ्टवेयर कंपनी में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप जहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यू शुड ट्राई एंड सिलेक्ट दोज कंपनीज जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो उनकी ऑर्डर विन्स है, जिनका फोकस बड़े डील्स पर है, दे आर एबल टू क्लिक द लार्ज डील्स। और एक कंपनी विद इन द पेयर ग्रुप विच इज डूइंग वेरी वेल इज इन्फोसिस। आपने देखा था कि उनकी जो ऑर्डर विन्स रही है, उनकी जो एक्चुअल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर नंबर्स रहे, दे आर बेस्ट इन क्लास। So from the large cap, our preference is for Infosys. Again, usual disclosure over here. So एक selective strategy हमने follow की है as far as large cap stocks are concerned. When it comes to mid cap stocks, I think there are a couple of companies which are very aggressive when it comes to new order wins. जैसे कि LTI है, Mindtree जो merge company है, और Coforge, they are very positive over there. और फिर कुछ niche companies है which are focusing on the auto sector, जहाँ पर अभी तक हमने कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर में एक्सपेंस में या सॉफ्टवेयर की जो डिमांड है उसमें कमी नहीं देखी है। एंड टू कंपनीज कम टू माइंड, KPIT एंड टाटा एलेक्सी। और ये टाटा टेक्नोलॉजीज का भी IPO आएगा, इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। और
जरूर से निवेशकों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये 4-5 कंपनियां आई है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और वहां पर भी जो आपका होराइजन रहेगा, टाइम होराइजन शुड बी 2 to 3 years और इवन लॉन्गर। अगर आपके पास ऑलरेडी TCS वगैरह बाकी अन्य जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, आई थिंक यू कैन माइग्रेट टू क्वालिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओवर द नेक्स्ट 2-3 years, आई थिंक these 4-5 companies will certainly outperform their peer group. ओके दीपेन, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और इन सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, BTST का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय अभी भी थोड़ा अनडिसाइसिव ही है। निफ्टी 28 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी अभी भी 200 पॉइंट नीचे, हालांकि लोअर लेवल से 100 पॉइंट की रिकवरी अभी भी मेंटेन कर रहा है, लेकिन क्लियरली अंडर परफॉर्म तो किया है थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने। FMCG स्टॉक्स एक बार निफ्टी FMCG एक बार वापस लेकर आइए और उसका चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी FMCG फिर डे लो पर, वो जो इंटरडे रिकवरी आई थी वो पूरी की पूरी उसमें सेलिंग हो रही है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट लेकर आइए, उसने काफ़ी ड्रैग किया है इस इंडेक्स को। HUL इस समय डे लो पर, देखिए वो पूरी रिकवरी, और अब शो शुरू किया जब से हमने तब से लगातार 1 वे डिक्लाइन HUL में, और अब डेज लोएस्ट पॉइंट। ये शायद थोड़ा मॉनसून वरीज और थोड़ा रूरल फैक्टर्स को लेकर जो वरीज हैं वो शायद एक रीज़न हो सकता है। अब BTST कॉल्स देना शुरू करते हैं फिर। गाबा सर, बाय या सेल? वो रहेगा आई थिंक डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर तेजी नजर आती है, ट्रेड करा है 2975 पर, लगता है ये 3000 पार कर लेगा। 3100 पॉसिबल है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। स्टॉप होगा 2950 डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक में एक तेजी का मौका, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से धीरे धीरे करके स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, आज 3% ऊपर। शिल्पा, आपका ट्रेड? जी मेरा भी BTST रहेगा PEL में, पिरामिल में। स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 705 इन फ्यूचर्स। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 690 एंड टारगेट्स ऑफ 725 एंड 740। पिरामिल एंटरप्राइजेस 702 पे ट्रेड करता हुआ एक बाय कॉल है यहाँ पे। राजेश जी, आपके ट्रेड कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए सुबह हमने एक कॉल दिया था PFC, बाद में REC, तो PFC REC मुझे लगता है दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो REC को लेके जाएंगे। 125 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो 123 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ REC बाय करे। BTST का इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 128 से लेके 130। ओके, REC में बाय करें। आज सुबह से तेजी REC PFC दोनों स्टॉक्स में, और REC को कैरी फॉरवर्ड करना शायद एक अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी आपके लिए। मानस, आपका कॉल? देखिए पावर ग्रिड अनुज जी बाय करेंगे, तो पावर ग्रिड में कंसोलिडेशन था, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक कल फॉलोअप में वॉल्यूम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पावर ग्रिड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। फ्यूचर में खरीदारी कर रहे हैं तो 228 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 234 रुपए का टारगेट सेट करिए। और यहाँ पर ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 230 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 3 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है 6 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए आज एक बार अब क्लोजिंग में 15 मिनट बचे हैं, इसको एक एनालाइज कर लेते हैं। आज एक चीज़ है जो पुटको रेशो में चेंज होगा, उसका मेन कारण होगा एक काफ़ी अनरियलिस्टिक कॉल है 19,000 की, उसमें 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट कट हुआ है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो उसको थोड़ा उस हिसाब से एनालाइज करेंगे। लेकिन 17,700 की कॉल में ज़बरदस्त बिल्डअप हुआ है और करीब 39 रुपये प्रीमियम सिर्फ यहाँ पर, तो क्लियरली एक 17,700 17,750 बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है हश्ता निफ्टी के लिए। और ये एक्चुअली ये जो जोन है 17,700 से 800, ये वो चैनल को भी रिप्रेजेंट करता है जो हमारा चैनल था ना वो, तो ये एक मार्केट के लिए अब एक लास्ट रिमेनिंग रुकावट है, ये 17,750 से 800 ये निकलना ज़रूरी है। ये निकलेगा तो फिर वो एक और तेज़ मूव की मार्केट तैयारी करेगा। लेकिन अभी तक जो शॉर्ट कवरिंग हुई है वो सारी की सारी मेरे को लग रहा है थोड़े वीक शॉर्ट्स हैं यहाँ पर। इस समय जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स हैं, अब जो FIs के बाकी शॉर्ट बचे हैं 1 लाख के करीब, वो मुझे लग रहा है थोड़े मजबूत शॉर्ट है, वो इस लेवल को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। तो आज की क्लोजिंग जो है थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग जरूर है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है, लो लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखा दी, लेकिन फिर भी 230-240 पॉइंट का डिक्लाइन। बैंक निफ्टी में आज क्लोजिंग थोड़ी सी खराब रही है क्लियरली, फिर भी 40,500 जब तक है तब तक बाय ऑन डिप्स ही है, लेकिन आज एटलीस्ट थोड़ा सा निराश किया बैंक निफ्टी ने। हाँ, वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट आती हुई, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में जो ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर एक और राय ले लेते हैं। अच्छा, टाइटन हमने डिस्कस नहीं किया, टाइटन का जिक्र मेंशन तो कर रहे थे आज दोबारा सुमित जब आए थे स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करने के लिए, लेकिन राजेश सातपुते, टाइटन की आज की क्लोज की तरफ से क्या इशारा बनता दिखाई दे रहा है? आप क्या करना पसंद करेंगे स्टॉक में?
अच्छा जी, देखिए ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट होना चाहिए 2640 2650। सो अगर यहाँ पे पोजीशन है, या इवन अगर आपको नया पोजीशन भी बनाना है, तो आई थिंक काउंटर में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 2560। यानी मैंने दिन के लो के हिसाब से स्टॉप लॉस रखा, और ये जो स्ट्रेंथ को हम राइड करेंगे टिल 2650, मुझे लगता है वहां तक जाएगा। जवाब ही देता यार। इस बीच जरा एक बार आप लिखाइए डाउ जोन्स फ्यूचर्स, और कॉल्स का जो क्रम है वो पूरा हो चुका है, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे लगभग 18 अंकों पर, मोर देन फ्लैट। आई थिंक इसे आप एक फ्लैट फ्यूचर्स का दर्जा देंगे। मार्केट ब्रेथ लेके आइए, एग्जैक्टली मार्केट ब्रेथ क्या कर रही है, और उस मार्केट के बाद मैं एग्जैक्टली बाइसेक्ट करने की कोशिश करूंगा एग्जैक्टली ओआई सेक्टोरियल आधार पे कैसा रहा। अगर आप सुबह कंसोलिडेट फिगर को देखें, जो थी वो थी करीब 100, अब करीब 60, 120, लगभग 130 लॉन्ग है यहाँ पर, और शॉर्ट कवर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, पीएफसी, टाटा मोटर्स, डीएलएफ, आरईसी, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप दिखा गया है। शॉर्ट कवरिंग किस में है? ग्रेसिम में, और अदानी इंटरप्राइजेस में, आईआरसीटीसी में, मुथूट फाइनेंस में और वेदांता में, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। फिर अगर आप शॉर्टिंग का आंकड़ा देखें जो कि सीमित दायरे में रहा क्लोजिंग तक आते आते, वो था करीब आईडीएफसी में, पेट्रोनेट में, वोडाफोन आइडिया, हेवल्स और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और लॉन्ग अनवाइंडिंग है आज बजाज फाइनेंस में, चोला में, एसबीआई कार्ड्स में, इंडसइंड बैंक में, एसबीआई लाइफ में। टॉप सेक्टोरियल ओ एडिशंस कहाँ पे हैं? इंडेक्स में, उसके बाद याद रखिएगा रियलिटी स्पेस में। यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज 14%, डीएलएफ 10%, डेल्टा कॉप 6.2% और ओबराय रियल्टी करीब 5.6%। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप अगर कहीं पर है तो दैट्स कैपिटल गुड्स। फिर आते हैं बैंकिंग में। आज बैंकिंग में लॉन्ग बिल्डअप है सिर्फ बंधन बैंक में। उसके बाद अगर आप ये फाइनेंस ग्रुप में देखें तो यहाँ पे पीएफसी आरईसी की कॉम्बिनेशन ने 9.4 और 6.4 का ओ एडिशन देखा, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। कैपिटल गुड स्पेस में यहाँ पे आज एलएनटी जिसने अपने करियर का सबसे हाईएस्ट लेवल देखा 3.8% का बिल्डअप, और पॉलीकैब 8.4%, साथ ही साथ आज कमिंस में करीब 2.9% का बिल्डअप। तो कैपिटल गुड स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। और उसके बाद अगर मैं एक बास्केट और आऊँ जो कि आज काफ़ी डिमांड में रही, दैट वाज पावर। यहाँ पे आईएक्स 4.9%, एनटीपीसी 3.6% और टाटा पावर में आज करीब 1.3% का बिल्डअप रहा। और ऑयल गैस स्पेस, इसमें आज ओएनजीसी में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप 13.6% और आईजीएल 6.5, एमजीएल करीब 5.1%। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखा गया। एक ट्रेड आज सुबह जो कि और इस कार्यक्रम में डिस्कस किया गया था, दैट वाज टीवीएस मोटर्स इन ऑटो स्पेस। जरा एक बार लेके आइए 1109, एक शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ 1110 के स्तर पे। राजेश सतपुते जी, 8 मार्च का हाई जो है ये स्टॉक बाइसेक्ट करने जा रहा है, और 8 मार्च के बाद टेक्निकली 1141 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आपका टेक टीवीएस मोटर्स पे? वीरेंद्र जी, बहुत बेस्ट चार्ट है। इनफैक्ट यहाँ पे तो चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट जो है पिछले 10 दिन पहले हुआ था, और उसके बाद ये अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज इसने अपने पिछले 3 दिन का हाई निकाला है। तो यहाँ पे क्रिकेट बाय है 1100 की, स्टॉप लॉस आप 1090 का मेंटेन करें। सामने इसका जो टारगेट दिखता है वीरेंद्र जी, मुझे लगता है ये 1135 1140 तक जाएगा। इट्स अ बाय इन टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चले। अच्छा, पॉली कैब एक बार गावा साहब देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफ़ी साइजेबल हो रहा है, 2% ऊपर टिक रहा है काउंटर। क्या ये कल चलेगा स्टॉक? आज 2950 के आसपास इस समय है, और यहीं से हम 11.2 पर दरअसल डे हाई कैश मार्केट में एटलीस्ट फ्यूचर्स में देख पाए थे। बिल्कुल चलना चाहिए। ये स्टॉक बेसिकली साइलेंट मूवर है, लगता है ऐसे ही है। जो सेटअप है उसके हिसाब से 3 दिन 4 दिन का एक अपमूव मिला, फिर 4 दिन के साइडवेज में मिला। इसका अपमूव नेक्स्ट जो अपमूव है शुरू होना चाहिए, वो करीब अच्छा अपमूव दे सकता है। ट्रेड कर रहा है 2974 पर, उसके हिसाब से 3100 पार कर सकता है। इतनी क्षमता रखता है। अपमूव, साइडवेज जोन और फिर एक अपमूव शुरू हो सकता है। पॉइस्ड फॉर अ मूव, यस। पॉलीकैब स्टॉक होना चाहिए 2950 का पॉलीकैब। ओके, आज सुबह सुबह जो स्टॉक डिस्कस हुआ था गोदरेज प्रॉपर्टीज, टॉप गेनर की तरफ जा रहा है, करीब 9% का गेन अब यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने एक्चुअली काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। मतलब जब से उनके सीईओ ने छोड़ा था तब से इस स्टॉक ने लगातार अंडर परफॉर्म किया था। और इनफैक्ट ये 1 महीने का चार्ट है, लेकिन अगर आप 12 महीने का चार्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से अभी भी डीप इन द रेड होगा। 3 महीने में भी करीब अब 1% ऊपर है। ये 12 महीने का चार्ट है, अभी भी 28% नीचे है।
आज की बड़ी रैली के बाद भी, और मेरे ख्याल से इसके ऑल टाइम हाइज से तो ये स्टॉक शायद अभी भी मेरे ख्याल से 40% से ज़्यादा, ऑल टाइम हाई इसका शायद 2000 से ऊपर था, वहाँ से अभी भी एक काफ़ी नीचे है। लेकिन क्या आज एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर? सतपुत्र जी एक बार जरा बताइए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्रोच करेंगे अब यहाँ पर? अब क्या ये स्टॉक रिवर्सल दे रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट यानी वीकली चार्ट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये करीबन 1400 तक का टारगेट यहाँ पे दिखता है, 1350 1400। लेकिन अगर आप पे देखें तो 1000 से करीबन 1230 तक आप कह सकते हैं कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में आया, तो यहाँ पे कूल ऑफ होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये 1200 के आसपास का एक एंट्री पॉइंट अगर मिले, जो थोड़ा कूल ऑफ होता है 1200 के आसपास, फिर से हम यहाँ पे सोचेंगे, फिर से लॉन्ग दे सकते हैं, क्योंकि इसका पहला टारगेट आएगा 1260, जो इसका 200 डीएम है। करंट लेवल ऑफ 1230 थोड़ा सा वेट करूंगा। पोजिशनली अगर किसके डिमैट में है तो बात अलग है, आप इसे होल्ड रख सकते हैं फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ, जैसे मैंने कहा, 1350 से लेकर 1400। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है। स्ट्रेंथ है लेकिन ओवर स्ट्रेच्ड है। अब देखते हैं यहाँ से आगे कल की चाल क्या रहेगी। बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी आपके लिए। टाटा मोटर्स 5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। ONGC 4.25% ऊपर टिकता हुआ दिखाई देगा। हम 163 की बात कर रहे थे, ONGC वो अगला पड़ाव आएगा 156 157 के आसपास ये स्टॉक जाकर टिकेगा। और LNT आज के टॉप परफॉर्मर्स में भी शामिल है, जहां पर 1.5% के गेंस देखने को मिले। एंड एज लक वुड हैव इट, IT की हम बात कर रहे थे तो विप्रो लगभग 2% ऊपर, और विप्रो पर मानस ने एक बहुत बढ़िया कॉल दिया था 373 के लेवल्स पर ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। मारुति एक जो आज थोड़ी सी निराशाजनक परफॉर्मेंस दिखा रहा था, वो डाउनग्रेड के बाद जो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आया, संभल गया है 8541 पर। गाबा साहब, ये क्लोज स्पेशली आज के इंट्राडे डिप के बाद क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि आज हम 8403 तक टूटे हैं इस स्टॉक में। रेजिलियंस दिखाया, लगता है अपमूव मिला, 3 दिन साइडवेज है, जो नीचे गिरावट आई फिर उसको रिकवरी हुआ। आई थिंक ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। 8547 पर ट्रेड कर रहा है मारुति, मुझे लगता है 8700 तक जाना चाहिए, लेना चाहिए। BTST के तौर पर भी एक बेहतर बेट बनता है मारुति। यस, स्टॉप होगा 8460 पर मारुति। बाय। ओके, मारुति जो सुबह खबर और वो जो हाउस व्यूज की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक आज पेन होता है इसमें, लेकिन स्टॉक ने रिकवरी हैंडसम दिखाई, करीब करीब 8541 पे। डॉक्टर साहब जरा वो 8600-4800 की कॉल लेके आएंगे डॉक्टर एडीज की। डॉक्टर एडीज एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और इनफैक्ट मैं अगर फार्मा स्पेस की वाइलेशन को देखूं, फार्मा में आज डॉक्टर एडीज में क्या हुआ है, बिल्डअप है इसमें करीब 3.7% का। मेरे ख्याल से जब शिल्पा जी से मैंने इंटरेक्शन किया था उस वक्त ये 61 रुपये 40 पैसे की थी। डायरेक्टर साहब जरा मेंशन करेंगे, आई थिंक अब 67 की है। शिल्पा जी कैरी कर लेगा इसको? क्लोज तो अच्छा है, स्पॉट में भी, फ्यूचर्स में भी, और प्रीमियम ठीक ठाक। जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, यहाँ पे तो कैरी करना ही है। एक्सटेंडेड टारगेट्स इसके 5200 है पोजिशनल, जो मुझे लगता है आपको प्रॉबेबली दिस सीरीज या फिर नेक्स्ट सीरीज के स्टार्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अप मूव है, और यहाँ पे बेस भी 4700 पे बहुत स्ट्रांग है, सो नथिंग टू लूज, ये एकदम क्लियर बाय है। एक अच्छी तरफ था डॉक्टर एडीज, और अच्छे क्लोज की तरफ बताओ डॉक्टर एडीज, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, अच्छे क्लोज की तरफ। अच्छा, इसमें कोई राय नहीं कि फार्मा भी इंप्रेस कर रहा है क्लोजिंग जाते जाते। अपोलो हॉस्पिटल्स 1.6%, लेकिन मैं अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशंस को देखूं तो इट्स मेट्रोपोलिस, हालांकि प्राइस वाइज सिर्फ 8% और ज़ायरस लाइफ 5.4%, डॉक्टर एडीज 3.7% और अरविंदो फार्मा 3.7%। आज फार्मा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखे गए हैं। एक स्पेस और आईटी में, मिड कैप आईटी में मेरे स्क्रीन पे जो स्टॉक चल रहा है वो है साइंट, बट कल के लिए एक स्टॉक और इनफैक्ट स्पेस जो कि मेरे रडार पे रहेगा, दैट्स केमिकल बास्केट। टाटा केमिकल, इस कार्यक्रम में हमने मानस के साथ, राजेश जी के साथ काफ़ी डिस्कशन किया इस स्पेस में। एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ टाटा केमिकल 1004 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, बट लुक एट यूपीएल नाउ। यूपीएल भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, करीब करीब 738। जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आएंगे, करीब करीब 737। यस राजेश जी, इस पे बात हुई नहीं मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी याददाश्त का सवाल है, बट ये एक बेहद शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ यूपीएल अलॉन्ग विद टाटा केमिकल। आपका टेक इस स्टॉक पे?
वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि इसको बीटीएसटी करना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। यूपीएल में अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये सस्टेन कर रहा था और उसके बाद इसमें रिवर्सल। सो ये जो रिवर्सल है मुझे लगता है करीबन 750 760 तक तो जाएगा। सो इससे क्लियर कट बीटीएसटी कॉल। आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी छोटा ही रहेगा, 732 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल में बाय करें। इसका पहला रेजिस्टेंस, टू बी वेरी प्रिसाइज, इसका पहला रेजिस्टेंस आता है 755 पे। इट्स अ बाय इन यूपीएल। ओके, तो यूपीएल में एक बाय कॉल इस समय आता हुआ। विप्रो पर मैं ये नजरें जा रही हैं 2% ऊपर ये स्टॉक का, और इस घंटे दरअसल आखिरी 10-15 मिनटों में यहाँ पर एक बहुत तगड़ा रुझान और बहुत टाइमली दरअसल आप कह सकते हैं कि विप्रो को आइडेंटिफाई किया मानस ने जब हम बीटीएसटी ट्रेड्स की बात कर रहे थे। 382 इनका वैसे टारगेट है, 374 के लेवल्स पर आ गया। 370 वाली हो सके तो एक बार कॉल भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि उसको भी लेकर मानस ने एक राय दी थी, या तो आप फ्यूचर्स में खरीदे स्टॉक को या फिर एक ऑप्शन का ट्रेड लेकर चले। और ये डॉक्टर रेड्डीज पावर ग्रिड पिछले ये 3 स्टॉक्स है जो पिछले 10-15 मिनटों में बहुत तगड़ा रुझान दिखा रहे हैं, जहां पर पोजीशंस लोग तेजी की तरफ कैरी करें। 370 की कॉल आएगी स्क्रीन पर तो बताइएगा। टाटा स्टील में भी जाते जाते कुछ तेजी की पोजीशंस, मारुति में कुछ तेजी की पोजीशंस। तो 370 का कॉल आपके लिए करीब 10 के आसपास है। मेरे ख्याल में जब इन्होंने सजेस्ट किया था 8 के आसपास दिखा था मुझे। तो ये कुछ ट्रेड्स जो आज जमे हैं जाते जाते, जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। लेकिन एक कंसेंसस कॉल मार्केट ने लिया है एफएमसीजी में अपनी पोजीशंस काटने का। ध्यान रखिएगा, HUL, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सभी वो काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है। और वो मेट के दरअसल अपडेट, IMD के अपडेट के बाद ही हमने देखा इन स्टॉक्स में खासा करेक्शन देखने को मिला है। चलिए आज की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं कि आपको क्या तस्वीर पेश कर रहा है डाउ फ्यूचर्स। लास्ट हमने जब चेक किया था डाउ फ्यूचर्स फ्लैट थे, इस समय डाउ फ्यूचर्स में करीब 24 अंकों का इजाफा है। नैस्डैक फ्यूचर्स थर्सडे की अच्छी रैली के बाद थोड़ा सा नरम, सिर्फ 11 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी। वहां पर ऑफ कोर्स कई अर्निंग्स का डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन डेटा पर भी नजरें रहेंगी अमेरिकी मार्केट्स में। लेकिन भारतीय बाजार जो आखिरी 2 मिनटों में है 17,621 के आसपास हम जाकर दिन छोड़ रहे हैं। हमने कोशिश की थी 17,700 की तरफ बढ़ने की, लेकिन ऊपरी लेवल से आज थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला और मिड डे के आसपास ज्यादा दबाव बनता दिखाई दिया। तो आज की क्लोज शांत क्लोज रहेगी 22 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स इंट्राडे लो से अगर आप देखेंगे तो रिकवरी है, और इंट्राडे लो करीब 40,727 का था, इस समय 40,841 के आसपास तक के लेवल्स। लेकिन याद रखिएगा हम 40,160 के ऊपर भी निकलते हुए दिखाई दिए थे आज के दिन। मिड कैप के लिए थोड़ा बेहतर सत्र, करीब 100 पॉइंट ऊपर, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको पॉजिटिव में दिखाई दी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा है वो गैप भी दोनों ही तेजी और मंदी वाले ट्रेड्स के बीच थोड़ा सा संकरा होता हुआ दिखाई दिया। IT काउंटर्स, क्योंकि 12th ऑनवर्ड्स दरअसल TCS के नतीजे आएंगे और IT स्टॉक्स के साथ आगाज शुरू होता है रिजल्ट सीजन का। निफ्टी IT में अच्छी तेजी, इन्फोसिस आज का एक टॉप परफॉर्मर साबित हुआ है। इसके सामने अगर आप देखें विप्रो में बेहतर गेंस आखिरी 10 मिनटों में आए, करीब 2% का उछाल। TCS में भी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी आज, दरअसल क्लोज होते होते वो भी स्टॉक आप देखेंगे 1.5% ऊपर है। लेकिन एक प्रेफर्ड ट्रेड ऑफ कोर्स हमारे सभी जानकारों ने इन्फोसिस कहा था, क्योंकि वो अंडर परफॉर्मर रहा है और वहां पर ज्यादा क्षमता है आउट परफॉर्म करने की। करीब 0.5% के क्लोजर के गेंस देखने को मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स आज का स्टार परफॉर्मर, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज का स्टार परफॉर्मर, DLF आज का स्टार परफॉर्मर। ये कुछ स्टॉक्स जहां पर खबरों के चलते थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला। और मारुति रिजिलियंट था। गोल्डमैन सैक्स ने इनफैक्ट एक गहरा कट किया है इनके आउटलुक पर, और जो टारगेट प्राइस आया उसके बाद स्टॉक टूटा, 8400 तक गया और फिर रिकवरी 8534 के आसपास। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा कि स्ट्रेंथ कितनी थी मार्केट में। तो आज 50-50 का मामला या फिर आप कह सकते हैं 60-40 का मामला है। गिरने वाले शेयर रहे हैं बजाज फाइनेंस, HUL, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक, इनकी तरफ से दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। आखिरी आधे घंटे में हमने देखा बैंकों के तरफ से प्रेशर था, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, इंडसइंड हो, SBI हो, इनमें कुछ नेगेटिव लेवल्स पर क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन दूसरे काउंटर्स में टाटा मोटर्स, L&T की बदौलत तेजी, ONGC आज देखिए 4% ऊपर, ग्रासिम, अदानी पोर्ट, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। तो कुछ चुनिंदा ऑटो कंपनियां हैं जहां से हमने देखा स्ट्रेंथ आई, और ऑफ कोर्स आज IT काउंटर्स ने भी थोड़ा सा सहारा दिया है
इस मार्केट को। तो ये है फिलहाल आज के लिए तस्वीर, जहां पर हमने देखा तेजी की पोजीशंस आईटी और ऑटो में बनती दिखाई दी है। चलिए सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। टाटा मोटर्स का डीवीआर और टाटा मोटर्स ये चुना था तेजी की तरफ। रियल्टी में शोभा और सेंचुरी टेक्सटाइल लिया था आशीष ने, ये आउट परफॉर्मर्स हैं आज के। अब देखिए नीरज ने क्या ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए। तो एक सेल साइड का ट्रेड कीस्टोन रियल्टर्स का, दीपक फर्टिलाइजर तेजी में, ग्लोबल हेल्थ तेजी में और फैक्ट में हमने देखा 5% का अपर सर्किट लगा। तो ये वो आउट परफॉर्मर्स है नीरज के टीम के। कुल मिलाकर हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी नरम, थोड़ी सी शांत होती हुई, लेकिन 17,600 के ऊपर ही दिन जाकर टिक रहा है। वीरू, किसी ने निराश किया तो वो निफ्टी बैंक था। हाँ, थोड़ा सा बैकफुट पे था निफ्टी बैंक, बट आई थिंक हर्षदा ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग है। और निफ्टी अपने 17,500 के जो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कमेंस हुआ है, जब तक उसके ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल, इसमें कोई राय नहीं है। यस, एक अच्छी चीज़ जो है वो है निफ्टी आईटी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो एज वेल। आज यूएस मार्केट्स की ओपनिंग भी होगी, एक दिन के अंतराल के बाद वो भी खुलेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा कल ओपनिंग पर। सारे समीकरण, संकेत, स्टॉक्स एंड न्यूज़, निफ्टी इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच, वॉल स्ट्रीट के संकेत, सब कुछ लेकर कल सुबह हाजिर होगा हमारा पैनल, हर्षदा, मैं, नीरज जी और आशीष, मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।